जैसा कि मित्रों हम मुद्रा के संदर्भ में समझ रहे थे। मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी किस प्रकार से हुई थी और मुद्रा की शुरुआत के बाद में वर्तमान में जो मुद्रा की स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो पिछले लेक्चर में मैंने मुद्रा को प्रारंभिक अवस्था से समझा था कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, तो वस्तु विनिमय व्यवस्था के तहत जो लेन देन लोग करते थे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उन्हें आवश्यकताएं होती थी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, अर्थात लेन देन करते थे। राइट। तो यह व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था अगर आप देखोगे तो एक वैधानिक नहीं थी। राइट, वो एक वैधानिक नहीं थी, एक औपचारिकता थी कि हमें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता थी तो वो हम दूसरे से लेते थे, और उस व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो वो हमसे ले सकता था या किसी अदर से ले सकता था। तो यह व्यवस्था जो थी वो एक वस्तु विनिमय थी। तो फिर मैंने आपको इसी में बताया था कि बाद में क्या हुआ था कि ये वस्तु विनिमय व्यवस्था जब निरंतर ऑपरेट नहीं हो पाई तो फिर एक सोना को डिसाइड किया गया कि एक विनिश्चित किया गया कि अगर आप इस सोना के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो क्या करता है कि लेन देन करता है तो कोई व्यक्ति सोना लेने से मना नहीं कर सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सोना या अर्थात धातु, राइट, तो धातु एक एक माध्यम बना दिया गया था लेन देन में, ट्रांजैक्शन में, कि लेन देन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें अगर वो धातु अर्थात सोने का प्रयोग करता है तो कोई व्यक्ति उसको मना ही नहीं कर सकता है। तो ये व्यवस्था जो थी एक आगे बढ़कर के यही व्यवस्था जो थी ये वस्तु विनिमय था, काफ़ी प्रचलन में रहा। लेकिन निरंतर इसका प्रयास जो था एक समय बाद जनसंख्या जैसे वृद्धि हुई तो फिर इस प्रयास को क्या मिलती, विफलता देखने को मिली। लेकिन वर्तमान में भी अगर देखोगे तो ये व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं औपचारिकता देखने को मिल जाती है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कर लेते हैं। लेकिन अब बात हम ये करते हैं कि बैंकिंग मनी की शुरुआत कैसे हुई। तो बैंकिंग मनी की शुरुआत आप जानते हो कि बैंकिंग जो अधिनियम था 1934 है, तो उसको तहत उसे पावर दी गई थी कि वह 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की बैंकिंग, जो अधिनियम 1934 का जो एक्ट है आरबीआई का, उसके तहत वह छाप सकती थी। जबकि 1 रुपया जो था वो भारत सरकार उसको छापती है और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो जो 2 से 10,000 रुपये जो नोट की जो सुविधा दी गई, दो का नोट हो, राइट, या 2 नोट का सिक्का हो या 2 रुपये का हो, कोई भी जैसे का नोट ले लो, करेंसी नोट ले लो, तो यह जो छापने की जो शक्ति थी, ये जो छापने की शक्ति जो पावर दी थी वो थी आरबीआई को। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा वो चाहती उस प्रकार से वो छाप सकती थी। लेकिन आप जानते हो जब भी नोट में अगर कोई विमुद्रीकरण होता है या किसी प्रकार का उसमें अगर मुद्रा का अवमूल्यन है, जैसा भी अगर करना होता है तो उसमें हस्तक्षेप जो करती है वो भारत सरकार करती है। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे जो आरबीआई जो होती है वो भारतीय सरकार का, जो केंद्र सरकार का क्या होता है, एक बैंक होता है, और वो बैंक जो है वो एक्चुअली में जो नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। राइट, तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार के निर्णय लेती है तो वो उस आधार पर वो आरबीआई को डायरेक्शन देती है, सजेशन देती है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई करती है। वहाँ का जो भी गवर्नर होता है आरबीआई का, वो वहाँ की एमपीसी मौद्रिक जो समिति गठित की जाती है, उसके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था को विनियमित किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये व्यवस्था जो थी, ये जो व्यवस्था थी निरंतर क्या होती गई, गतिशील होती गई, और व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए फिर सरकार ने अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की। तो उसमें आपने देखा हो डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा जैसे आभासी मुद्रा हम बात करते हैं, और आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी भी बात होती है। तो इन जो डिजिटल मुद्राओं को लेकर के सरकार की क्या व्यवस्थाएं रहीं, क्या उनकी एक अपनी स्थिति रही है। राइट, साथ ही साथ हम देखेंगे जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट वर्तमान में कर रही है, चाहे वो डिजिटल मुद्रा को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी ऐसी आभासी मुद्रा से लेकर के हो जो कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रोटोकॉल के माध्यम से उनको नियंत्रित किया जाता हो, या क्रिप्टो करेंसी हो जो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। राइट, इनको पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार बढ़ावा देती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अभी भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पर गैर कानूनी तो नहीं है। राइट, आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये गैर कानूनी है। राइट, ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्चुअली में देखा जाए तो उसको प्रामाणिकता भले ही नहीं दी गई है, लेकिन गैर कानूनी भी नहीं है। गैर कानूनी भी नहीं है। राइट, तो
कानूनी भी नहीं है तो गैर कानूनी भी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो व्यवस्था है, अगर लोग यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक प्रकार का देखा जाए तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, प्रतिबंध उस पर किया गया है। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ पर लेन देन की व्यवस्थाएं हैं, वो कई कई आधारों पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो बैंकिंग मनी है, राइट, बैंकिंग मनी है, जो बैंकिंग मनी के माध्यम से लोग जो लेन देन करते हैं उसमें कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से अगर कोई बैंक होती है तो वो क्या करती है, अपनी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए या लोगों को लेन देन ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ ऐसी मनियों का प्रयोग करती है या कुछ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करती है जिसके माध्यम से जो लेन देन है उसको विनिश्चित किया जाए या विनिश्चय किया जाए, राइट। अब बात ये आती है कि वो लेन देन के माध्यम से जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके तहत आप जानते हो क्या करती है, बैंक एक सिस्टमेटिक प्रणाली अपनाती है और उसके तहत आप जानते हो क्या है, वो लेन देन करती है। तो उसी के अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैंकिंग मनी। तो बैंकिंग मनी में आप जानते हो क्या है, एक्चुअली में बैंक की क्या क्या मनी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो बैंक लेन देन करती है, तो बैंक लेन देन के तहत कौन सी ऐसी जो संसाधनों का प्रयोग करती है या कौन सी ऐसी उनके पास सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से जो बैंक है या जो खुदरा लोग हैं या जो लोग और बैंक के बीच जो कनेक्टिविटी रहती है उसको लेकर के जो बैंक है वो कौन कौन सी मनी को प्रयोग करती है। तो सबसे पहले आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी है, राइट, जो करेंसी है जिसे हम बोलते हैं पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी आप जानते हो, पेपर करेंसी ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, पेपर करेंसी है, तो पेपर करेंसी के अंतर्गत आप जानते हो क्या क्या आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत नोट आ जाते हैं, राइट। दूसरे इसमें सिक्के भी आ जाते हैं। तो जो सिक्के होते हैं, यानी कि जो सिक्के हैं, वैसे तो सिक्के की आप जानते हो तो कॉइन करेंसी होती है, लेकिन आप जानते हो सिक्कों के भी आप जानते हो नोट होते हैं, तो उनको हम सिक्कों के रूप में उसको हम समाहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पेपर करेंसी के अंतर्गत नोट और सिक्के दोनों को हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो यही नोट और सिक्के जो हैं, राइट, यही नोट और सिक्के जो हैं एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी बैंकिंग मनी के तहत इनको क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। तो आप जानते हो जो भी लेन देन होता है, राइट, जो भी लेन देन अगर आप देखते हो हाथों के माध्यम से करते हैं, फिजिकली तरीके से हम करते हैं, तो वो किससे करते हैं, पेपर करेंसी के माध्यम से करते हैं, राइट। किसके माध्यम से, पेपर करेंसी के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हो जैसे अगर किसी से लेन देन करते हो, राइट, अगर आप व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन करते हो या थोक के माध्यम से जो थोक विक्रेता उसके से लेन देन करते हो, तो वो भी आप फिजिकली टाइप से करते हो, नोट्स के माध्यम से या आपके पास जो भी सिक्के हैं उनके माध्यम से करते हो, राइट। तो अब बात ये आती है क्या बैंकिंग भी इससे व्यवस्थाओं को रेगुलेट करती है क्या। तो आप जानते हो जो बैंकिंग होती है, जो बैंकें होती हैं, तो बैंक में आप जानते हो जो रुपए का प्रयोग करती है वो भी तो पेपर करेंसी का ही करती है। जैसे आपके पास कोई धन है या आपके पास कोई ऐसी फिएट मुद्रा है जो आप बैंक में गए और बैंक में आप क्या कर देते हैं, उसे जमा कर देते हैं, पेड कर देते हैं जाके, राइट। तो वो बैंक ले लेती है और जब आप वहां से निकालते हैं, राइट, जब उसको निकालते हैं तो निकालते हैं तब क्या करते हैं, जब उसे आप डेबिट करोगे तो उससे भी आप जानते हो क्या है कि वो मनी लेते हैं, तो वो भी आप जानते हो क्या है, पेपर करेंसी है। तो बैंकिंग जो मनी है इसके अंतर्गत आप जानते हो सबसे पहले हम शामिल करते हैं फिएट मुद्रा, राइट। तो फिएट मुद्रा क्या होती है, इसके संदर्भ में आपको मैंने समझाया था कि फिएट मुद्रा एक्चुअली में देखा जाए तो ये गवर्नमेंट द्वारा एक मान्यता प्राप्त होती है, राइट। क्या होती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, सुनना ध्यान से, सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन आप एक चीज यहां ये सोचिए कि हमारे पास में जो नोट्स और जो सिक्के हैं, राइट, क्या ये फिएट मनी है, बिल्कुल है, राइट। जो नोट्स हैं, जो भी आप लेन देन करते हैं, आपके पास 1000 2000 का है, 500 का है, 50 का, 200 का, जो नोट्स हैं, जो नोट हैं आपके पास में, या इससे संबंधित कोई सिक्का है 10 का, ये क्या है, फिएट मुद्रा है। ये क्या है, फिएट मुद्रा है। और फिएट मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या अर्थात सरकार एवं आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी कि सरकार तो मान्यता प्राप्त दे, साथ ही साथ आरबीआई द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए,
राइट, क्योंकि आरबीआई एक्चुअली में देखा जाए तो उसका अपना खुद का अधिनियम होता है, तो उस अधिनियम के तहत इन मुद्राओं को वो छापती है। तो इन मुद्राओं को जब वो छापती है तो इस पे वो वचन देती है, क्या देती है, उसमें वचन देती है कि मैं धारक को इतने इतने का वचन देता हूं या इतना देती हूं। तो ऐसा बैंक जो आरबीआई होती है वो बोलती है, तो उसे छापती है। तो आरबीआई कोई भी अगर फेट मुद्रा को छाप रही है तो उसमें आरबीआई की मान्यता होनी चाहिए, आरबीआई की भी उसमें सलाह होनी चाहिए, राइट। साथ ही साथ भारत सरकार की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट में, सरकार के अंतर्गत जो भी जनता में अगर जा रही है तो एक्चुअली में हम लोग क्या हैं, हम जनता के हिस्सा है, सॉरी हम एक सरकार के हिस्सा है, राइट। तो सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं एक अपना इसमें सजेशन होना चाहिए, या सरकार इसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो सरकार और आरबीआई दोनों के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त ऐसी मुद्रा है तो वो कहलाती है फेट मुद्रा, राइट। लेकिन आप एक चीज यहां सोचिए कि फेट मुद्रा जो होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वैधानिक मुद्रा भी होती है, समझ रहे हो। फेट मुद्रा जो होती है वो वैधानिक मुद्रा भी होती है। थोड़ा यहां समझना, फेट मुद्रा और वैधानिक मुद्रा में थोड़ा बेसिक अंतर होता है। वो कैसे होता है, देखो, जैसे आप जानते हो कि जो फेट मुद्रा है, राइट, ये जो फेट मुद्रा है इसे एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये सरकार द्वारा क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है, सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे सोचिए, फेट मुद्रा जितनी है, राइट, फेट मुद्रा जितनी है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन क्या सभी फेट मुद्रा वैधानिक होती है, क्या नहीं होती है, समझो यहाँ पे। जैसे आप वो एक चीज सोचिए कि कुछ ऐसी करेंसियां होती हैं, राइट, कुछ ऐसी करेंसियां होती हैं जिन्हें वैधानिक मान्यता नहीं होती है, यानी कि मतलब कि जो वैधानिक मान्यता नहीं होती है, अर्थात उस मनी को लेने से लोग मना भी कर सकते हैं, राइट, उस मनी को लेने से मना भी लोग कर सकते हैं। तो वो जो मुद्रा होती है, वो कहलाती है एक्चुअली में फिएट मुद्रा, राइट। तो फिएट मुद्रा के अंतर्गत आप उन सभी मुद्राओं को शामिल कर सकते हो जो वैधानिक मुद्रा भी हैं और वैधानिक मुद्रा भी नहीं है, उनको हम शामिल कर लेते हैं इसमें। लेकिन अगर आप देखोगे क्या सभी वैधानिक मुद्राएं फिएट मुद्रा होती है, क्या नहीं होती हैं। तो ऐसे आप समझो, अगर इसका फिगर बनाओगे तो इसका फिगर इस प्रकार से बनता है, अर्थात ये है आपकी फिएट मुद्रा, ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, फेट मुद्रा। ये फेट आप इस प्रकार से शब्द लिख लो, फेट, ठीक है। ये है आपकी क्या, फेट मुद्रा। और फेट मुद्राएं वे सभी होती हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर किसी प्रकार की, सुनना ध्यान से, अगर किसी प्रकार की जो डिजिटल करेंसी है, राइट, डिजिटल मुद्रा है, राइट, अगर सरकार उसको मान्यता दे देती है तो वो भी फेट मुद्रा है, वो भी जैसे आप जानते हो कि डिजिटल करेंसी है, राइट, तो डिजिटल करेंसी में भी तो लेन देन होता है, लोग लेन देन करते हैं, तो वो क्या फेट मुद्रा है नहीं, क्या वो भी फेट मुद्रा है। लेकिन क्या वो वैधानिक मुद्रा है, वो वैधानिक मुद्रा नहीं है। सुनना ध्यान से, क्यों, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो होती है उससे लेन देन से लोग मना भी कर सकते हैं, उससे लेन देन से लोग मना भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को इतना वो जागरूक नहीं होते हैं कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है जो कौन सा डिजिटल के माध्यम से, तो उसको वो समझें। तो इसलिए आप जानते हो लोग उससे मना ही कर सकते हैं, राइट। तो फिर वो वैधानिक मुद्रा नहीं रही, लेकिन वैधानिक मुद्रा जो होती है उसे लोग मना नहीं कर सकते हैं लेन देन से, समझ रहे हो। तो जितनी भी मनी है, जितनी भी आप जानते हो मनी है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, अगर चाहे वो अपनी वैधानिक मुद्रा हो, अगर वो सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तो वे सभी मुद्राएं फेट मुद्रा कहलाती हैं, समझ रहे हो। वे सभी मुद्राएं फेट मुद्राएं कहलाती हैं, चाहे वो डिजिटल करेंसी क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर सरकार द्वारा वो भी मान्यता प्राप्त है, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो भी फेट मुद्रा कहलाएगी, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो वैधानिक मुद्रा होती है, राइट, जो वैधानिक मुद्रा होती है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त भी होती है, और आरबीआई का जो अधिनियम होता है उसके द्वारा भी एक वो वैधानिकता दर्जा प्रदान की जाती है। वैधानिकता का मतलब यह है कि किसी एक्ट के माध्यम से, राइट। तो आरबीआई जो है, जितनी भी ये पेपर करेंसी है, राइट, पेपर करेंसी जिसमें नोट आ गए और सिक्के आ गए, ये एक्चुअली में फेट मुद्रा भी है, राइट, ये कैसा है, ये फेट मुद्रा भी है, प्लस में ये वैधानिक मुद्रा भी है। कैसी है, वैधानिक मुद्रा भी है। लेकिन ये जो वैधानिक मुद्रा और ये फेट मुद्रा जो है ये केवल भारत के लिए है, समझ रहे हो, केवल भारत के लिए, अन्य देशों के लिए नहीं है,
समझ रहे हो? या आप ऐसे सोचो कि जो फिएट मुद्रा है या वैधानिक मुद्रा है हमारे भारत में मान्यता प्राप्त है तो दूसरे में भी ये वैधानिक मुद्रा हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास जो पेपर करेंसी है, राइट, आपके पास जो पेपर करेंसी है अगर आप उसे विदेश में ले जाते हो, ठीक है, विदेश में अगर आप प्रयोग करते हो तो वहां के लोग लेने से मना कर सकते हैं, वहां के लोग लेने से मना कर सकते हैं। तो फिर क्या ये वैधानिक मुद्रा रही? तो वैधानिक मुद्रा नहीं रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी जी भी है, वो भारत के लिए एक फिएट मुद्रा भी है और वैधानिक मुद्रा भी है, लेकिन विदेश के लिए वो वैधानिक मुद्रा नहीं है, लेकिन वो फिएट मुद्रा जरूर है। समझ रहे हो? तो फिएट मुद्रा जो है वो अन्य देशों के लिए भी है, राइट, अन्य देशों के लिए भी है, लेकिन वो अन्य देशों के लिए पेपर करेंसी वैधानिक मुद्रा नहीं है। वैधानिक मुद्रा जो है वो भारत के लिए ही है। समझ रहे हो? तो हम ऐसे कह सकते हैं जितनी भी आपकी वैधानिक मुद्राएं होती हैं वो सभी फिएट मुद्राएं होती हैं, लेकिन सभी फिएट मुद्राएं वैधानिक मुद्राएं नहीं होती हैं। तो ये आप माइंड में सेट कर लो। चलिए, दूसरी बात आती है एग्जाम्पल में, जैसे हम डॉलर की बात करते हैं, ठीक है, तो डॉलर क्या है? डॉलर एक्चुअली में देखा जाए तो अमेरिका में ये क्या है? उसकी एक अपनी करेंसी है डॉलर, राइट। तो ये डॉलर अगर आप देखोगे तो वहाँ की जो भी उसकी अपनी एजेंसी है, जो संस्था है, उसके माध्यम से उसको रेगुलेट किया गया है, उसको विनियमित किया गया है, राइट, उसे एक सरकारी दर्जा प्रदान किया गया, राइट। अब ये मनी जो है, ये जो मनी है, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये फिएट मुद्रा है। क्या है? ये फिएट मुद्रा है। और ये फिएट मुद्रा जो है ये चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राइट, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो ये क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर ये एक प्रकार की क्या है? फिएट मुद्रा है। ये क्या है? फिएट मुद्रा है। जबकि अगर आप इसे अमेरिका के अंतर ही देखोगे, अगर अमेरिका के अंदर अंदर देखोगे तो ये फिएट मुद्रा भी है और एक वैधानिक मुद्रा भी है, राइट, ये फिएट मुद्रा भी है और एक ये वैधानिक मुद्रा भी है। समझ रहे हो? तो अगर आप देखोगे डॉलर जो है तो वहाँ के जो अमेरिकी जो नागरिक हैं वो इसे लेने से मना नहीं कर सकते हैं, राइट, वो इसे लेने से कभी मना नहीं कर सकते अगर वो अमेरिका का नागरिक है तो, अगर अमेरिका में जन्मा है तो। समझ रहे हो? अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका में जन्मा है, तो वो इस डॉलर को कभी भी मना नहीं कर सकता लेने से, क्योंकि उस देश के लिए ये जो मुद्रा कहलाती है वो है वैधानिक मुद्रा। क्या है? वैधानिक मुद्रा है। जबकि अगर अन्य देश की बात की जाए, तो अन्य देश के लिए वैधानिक मुद्रा नहीं है। हो सकता है कि भारत इस मुद्रा को ना ले, भले ही एक एक्चुअली में देखा जाए तो डॉलर जो है एक केंद्रीय मुद्रा मानी जाती है, राइट, जो विश्व स्तर पर इसी से ही लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी पे लेन देन होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक फिएट मुद्रा का है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फिएट मुद्रा का रूप है, लेकिन ये वैधानिक नहीं है। वैधानिक उसी देश के लिए है, हमारे देश के लिए वैधानिक नहीं है। हम इसे चाहेंगे तो लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे, लेकिन हम अगर लेन देन करते हैं तो लेते हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से सभी देशों के लिए वैधानिक नहीं है, केवल ये फिएट मुद्रा जरूर है सभी देशों के लिए। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे भारत का आप रुपया की बात कर लो, तो भारत का जो रुपया है वो एक क्या है? पेपर करेंसी, अर्थात एक सिक्का का रूप है, और वो क्या है? भारत में एक वैधानिक भी है और फिएट मुद्रा भी है। तो और यही रुपया अगर चाइना में आप ले जाओ तो चाइना के लिए ये वैधानिक मुद्रा नहीं रह जाती है, क्योंकि चाइना इसे अपना भी सकता है और नहीं अपना सकता है, मना भी कर सकता है, तो वो उसके लिए वैधानिक नहीं है, तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। या सरकार कहे कि लो हमारा कानून जो एक्ट है उसके विरुद्ध है, तो आप किसी दूसरे देश की संप्रभुता में थोड़ी नहीं छेड़छाड़ कर सकते हो। तो इसलिए आप जानते हो ये क्या है? एक फिएट मुद्रा रह जाती है। तो फिएट मुद्राएं, तो सभी प्रकार की मुद्राएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं वो फिएट मुद्राएं होती हैं, राइट। और जो वैधानिक मुद्रा होती है वो भी फिएट मुद्रा होती है, लेकिन वैधानिक मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नहीं रहती है, लेकिन भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो कानूनी रूप से दर्जा प्रदान की जाती है। तो आपको उम्मीद करते हैं तो बैंकिंग मनी में जो पेपर करेंसी है या अर्थात फिएट मुद्रा है उसको आप समझ गए होंगे। तो इसी को भी क्या करती है बैंक? क्या करती है? लेन देन ट्रांजेक्शन के माध्यम से उपयोग करती है। तो बैंक मनी के अंतर्गत हम पेपर करेंसी को भी शामिल कर लेते हैं। चलो, दूसरी बात क्या आती है कि चेक, ठीक है, प्लास्टिक मनी को भी आप जानते हो बैंकिंग मनी में ही शामिल कर लेते हैं। तो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आप जानते हो जैसे चेक है, बॉन्ड है, चेक इसे हुंडी भी बोलते हैं, ओके,
चेक, बॉन्ड है, और भी जैसे अगर आप शामिल करना चाहो तो कर सकते हो। तो कई सारी प्लास्टिक मुद्राएं भी होती हैं, कई सारी प्लास्टिक मुद्राएं होती हैं, जैसे आपने चेक का नाम सुना हो, बॉन्ड सुना हो, राइट। और इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट है, ये भी क्या है, एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, राइट। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और डिमांड ड्राफ्ट है। ये क्या है एक्चुअली में, ये जो है ये प्लास्टिक मनी है। ये क्या है, प्लास्टिक मनी है। इनको भी सरकार सॉरी बैंक जो होती है विनियमित करती है, लेन देन करती है इससे भी, ठीक है। इससे भी क्या करती है, बैंक लेन देन करती है। वो कैसे करती है, तो आप जानते हो कोई व्यक्ति चेक है तो चेक के माध्यम से भी व्यक्ति क्या कर लेता है, लेन देन कर लेता है। बॉन्ड के माध्यम से भी कर लेता है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, इनके माध्यम से भी। आप जानते हो जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्लास्टिक मनी का भी प्रयोग करती है, समझ रहे हो। तो प्लास्टिक मनी में आप जानते हो जैसे चेक है, तो हम सबसे पहले चेक की बात कर लेते हैं। तो चेक क्या होती है, तो चेक आप जानते हो, चेक आप जानते हो जैसे ये चेक है, राइट, ये चेक है। तो जब इसका लेन देन किया जाता है, राइट, इसका जब लेन देन किया जाता है तो इसका लेन देन दो आधार पर हम समझते हैं, ठीक है। कोई भी मनी हो, जैसे आप चेक की बात कर लो, राइट, या आप कोई भी लेन देन कर लो, चाहे वो डिजिटल लेन देन हो या आप हो वो प्लास्टिक मनी के माध्यम से लेन देन हो, तो उसमें दो टाइप से लेन देन होता है, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले चेक के संदर्भ में थोड़ा आप समझ लो। तो चेक के माध्यम से जैसे हम लेन देन करते हैं तो ये भी दो टाइप से होता है। पहला तो आप जानते हो जो लेन देन होता है, राइट, पहला तो ऐसा लेन देन होता है बैंक टू बैंक, यानी कि एक बैंक है जैसे जैसे SBI बैंक है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एक तो लेन देन ऐसा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी की शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दूसरी, उसमें लेन देन हो सकता है। दूसरा होता है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, या हम इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, CBI भी कह सकते हैं। मतलब कि एक है CBI बैंक, इसको ले लें, इसको चाहे हटा सकते हैं। तो इसका भी लेन देन होता है। तो ये दो आधार पे आप जानते हो इसका लेन देन किया जाता है, लेकिन दोनों का आधार का जो लेन देन है उसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, समझ रहे हो। दोनों का जो लेन देन है इसमें अंतर मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं चेक की। तो चेक क्या होता है एक्चुअली में, एक प्रकार की प्लास्टिक मनी होती है, एक कागज प्लास्टिक नुमा होता है। वो प्लास्टिक भले ही ना हो लेकिन प्लास्टिक प्रकार का ही होता है। तो उसमें आप जानते हो कि जो व्यक्ति किसी को देता है, राइट, जो व्यक्ति किसी को ट्रांजेक्शन देता है, लेन देन करता है, राइट, तो उसके पास एक चेक होती है। तो वो चेक पर क्या करता है, जितना भी उसे पैसा किसी को देना होता है, राइट, किसी को पैसा देना होता है, तो उसके माध्यम से वो क्या कर लेता है, वो पैसा दे देता है, उस पर लिखित दस्तावेज करता है। तो इस चेक के अंतर्गत सुनना ध्यान से, इस चेक के अंतर्गत भी तीन टाइप से लोग काम करते हैं, तीन कैटेगरी आ जाती हैं काम करने की। जैसे पहला तो वो काम करेगा जिसकी ये चेक है, राइट, पहला तो वो काम करेगा जिसकी ये चेक है और उसका खाता किसमें है, किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, राइट, समझ रहे हो। पहले ध्यान से सुनना चेक के बारे में। जैसे चेक किसी के पास है, कोई व्यक्ति के पास चेक है और उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब बात ये आती है कि इस चेक को जब वो किसी व्यक्ति को देगा, राइट, जब वो चेक है किसी व्यक्ति को देगा तो उसमें मान लो कोई ये चेक है, तो इस चेक में उसमें नाम डालेगा, रुपए डालेगा, अपने सिग्नेचर करेगा, तो वो सब कुछ करता है। वो क्या करता है, वो सब कुछ करता है। तो लेन देन में जब जब लेन देन होता है तो वो यहाँ पर 10,000 50,000 जितना भी देना चाहे वो चेक के माध्यम से वो देता है, राइट, वो चेक के माध्यम से देता है। तो अगर मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है, किसी व्यक्ति को चेक दिया है, अगर उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो फिर एक तो इसमें ये काम करेगी, स्टेट ऑफ इंडिया काम करेगी, राइट, क्योंकि इसमें जो धारक होते हैं वो तीन टाइप से काम करते हैं, तीन धारक होते हैं, जो धारक करता होते हैं तीन होते हैं। पहला तो आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाती है। तो जिस व्यक्ति का चेक है उसका भी किसी में खाता मान लो खुला है, SBI में खुला है, राइट, तो एक तो वो हो जाती है SBI, वो भी इसको नियंत्रित करेगी। दूसरी बात ये है कि
कि अगर आप देखोगे दूसरी बात है कि जो लेन देन मतलब कि जो लेगा, राइट, लेगा उसका खाता किस बैंक में है, तो हो सकता है कि उसका खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या किसी अदर बैंक में हो। अदर बैंक जैसे सीबीआई हम ले सकते हैं, या बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हैं, पंजाब बैंक ले सकते हैं, सिंडिकेट बैंक ले सकते हैं, अवध बैंक ले, बहुत सारी बैंकें हैं। तो इन बैंक, एचडीएफसी बैंक है, तो इन बैंक में किसी में भी हो सकता है, तो उससे लेन देन होता है, राइट। तो अगर जैसे ये चेक जो होती है, तो चेक आप जानते हो जब उसको क्या किया जाता है, लेन देन करते हैं, तो उसमें यही तो क्या होता है, नियंत्रणकर्ता होते हैं, धारककर्ता होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, या जिस व्यक्ति जिसको दिया गया है चेक उसका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुला हो, या किसी अदर में भी खुला हो सकता है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसके आधार पर भी उसको क्या है, वो एक धारककर्ता है, वो उसको क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, राइट। तीसरी बात है कि ये जो चेक है ये एक प्रकार से बुक होनी चाहिए, ठीक है, ये बुक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना बुक के आप किसी को चेक दे सकते हो, तो ये बुक होनी चाहिए, अर्थात जो आप चेक दे रहे हो, राइट, चेक दे रहे हो, तो ये जो चेक होती है किसी भी बैंक की होती है, राइट। मान लो जिस बैंक में जिसका खाता खुला होता है उसी बैंक की ये चेक होती है, राइट, उसी बैंक की ये चेक होती है, किसी अदर बैंक की चेक नहीं होती है, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि ये बैंक की जो चेक है या अलग जो बैंक की चेक है वो एक समान ही चेक हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बैंक की अपनी अपनी एक चेक होती है, हर बैंक की एक अपनी अपनी चेक होती है। तो वही जो चेक है अगर वो किसी इस बैंक में एसबीआई टू एसबीआई जाता है, तो उसको जो नियंत्रण करती है, राइट, उसको जो नियंत्रण करेगी तो वो आप जानते हो एसबीआई ही करती है। उसको नियंत्रण कौन करेगी, एसबीआई ही करेगी। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति ने किसी को चेक दिया है, तो उसका खाता जिसने दिया है उसका भी एसबीआई में है, और जिसने ये पैसे लिए हैं, राइट, जिसने ये चेक लिया है उसका भी खाता एसबीआई में है। अब वो क्या करता है, ये एसबीआई का जो चेक है इस पर वो लेन देन करेगा, यहाँ पे अपना जो भी फिलफिल करेगा, सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा और उस व्यक्ति को दे देगा, और उस व्यक्ति को देगा। तो ये व्यक्ति जो है एक्चुअली में ये जाएगा अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पर ये बैंक को दे देगा और पैसे ले लेगा। तो यहाँ पर जो लेन देन हुआ है, यहाँ पर जो लेन देन हुआ है, इसको एक्चुअली में किसने नियंत्रण किया, तो वो करती है एसबीआई ही। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैंक, राइट, एक बैंक स्टेट ऑफ बैंक इंडिया है और उसी की शाखा कोई अदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसके बीच में अगर चेक का कोई लेन देन होता है, इसी के बीच में कोई चेक का लेन देन होता है, तो इसको जो नियंत्रण करती है, इसको जो नियंत्रण करती है वो करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। इसमें कोई दूसरी बैंक इन्वॉल्व नहीं करती है, राइट, इसमें कोई दूसरी बैंक इन्वॉल्व नहीं करती है, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करेगी। अगर मान लो सीबीआई का कोई चेक है, अगर वो सीबीआई में ही जा रहा है तो उसको भी सीबीआई ही नियंत्रण करेगी। अगर वो बैंक ऑफ इंडिया का है, बैंक ऑफ इंडिया में जा रहा है, तो उसको बैंक ऑफ इंडिया करेगी, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का हो और दूसरी पंजाब नेशनल बैंक का हो, तो उसको भी क्या है, पंजाब नेशनल बैंक नियंत्रण करेगी, समझ रहे हो। लेकिन कंडीशन प्रॉब्लम यहाँ एक और बन जाती है, वो बनती है जैसे एक व्यक्ति का जिसने चेक दी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, राइट, तो उसने चेक दी और जिसे दी है उसका खाता जो है किसी सेंट्रल बैंक में है, अर्थात सीबीआई में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब बात ये आती है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप जानते हो इसमें ना तो ये नियंत्रण करेगी और ना ही इसमें फिर ये नियंत्रण करेगी, राइट, ना इसमें एसबीआई करेगी, ना इसमें सेंट्रल बैंक करेगी, इसमें करेगी आरबीआई। इसमें कौन करेगी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका अपना एक सिस्टम होता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग जो सिस्टम होता है, इसी सिस्टम के तहत ये जो आरबीआई होती है इसको क्या करती है, लेन देन करती है, और उसका अपना खुद का एक एप्लीकेशन होता है ई कुबेर। तो ई कुबेर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर किसी प्रकार का लेन देन हो रहा है, अगर वो बैंक अलग अलग हैं, अलग अलग शाखाएं की बैंक हैं, तो उनके बीच में जो सॉफ्टवेयर होता है आरबीआई का, ई कुबेर काम करता है, राइट। तो ये ई कुबेर की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और सेंटर और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है आरबीआई का, इसी के तहत एक जो सॉफ्टवेयर है, इसी के माध्यम से एक बैंक दूसरी बैंक में जो लेन देन होता है उसको नियंत्रित करता है, चाहे वो चेक का नियंत्रण हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का हो, किसी भी प्रकार का लेन देन हो उसको वो नियंत्रित करती है, समझ में आया। तो चेक की हम बात कर रहे हैं अभी केवल। तो चेक के अंतर्गत आप जानते हो कि एक खाता एसबीआई में है, दूसरे का खाता सीबीआई में है।
राइट। तो इनके बीच अगर चेक का लेन देन हो रहा है, इनके बीच में अगर चेक का लेन देन हो रहा है, तो वो जो चेक है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो उसको जो नियंत्रण करेगी वो कौन करेगी? करेगी आरबीआई करेगी। तो इतना दिमाग में आपके क्लियर कट होना चाहिए। अब बात ये आती है कि चेक जो है, राइट, चेक जो है अगर आप देखोगे दो प्रकार से स्थानांतरण की जाती है। दो प्रकार से आप स्थानांतरण इसे कर सकते हो। पहली तो कर सकते हो फिजिकल टाइप से, फिजिकली तरीके से, यानी कि आप इसे पोर्टल के माध्यम से कर सकते हो, समझ रहे हो। इसे जो लेन देन करोगे तो इसे पोर्टल के माध्यम से लेन देन कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि एक मिनट, चलो, ये पोर्टल है, हम इसको कोरियर बोलते हैं, तो कोरियर के माध्यम से भी कर सकते हो। तो आप जानते हो ये जो व्यवस्था थी, ये जो व्यवस्था थी काफ़ी जटिल है, काफ़ी 2 3 4 समय भी लग सकता है। तो फिजिकली जो टाइप है ये काफ़ी एक देखा जाए तो जटिल सिस्टमैटिक तरीका है, जटिल एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो इसको आप जानते हो सरकार ने, और इसको कम करने के लिए आप जानते हो क्या किया कि जो चेक थी, ठीक, तो चेक थी तो इसको आप जानते हो इस पे एक कोड है निर्धारित किया गया 14 डिजिट का MTCR, राइट, MICR। तो MI जो CR था ये एक्चुअली में क्या है, 14 डिजिट का कोड है, 14 डिजिट का कोड है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करने के बाद में और उस व्यक्ति को बता देते हैं कि हाँ तुम्हारा पैसा ऐसा ऐसा आ गया है, फिर उसको वो पैसे दे देती है, समझ रहे हो, ऐसे वो पैसे दे देती है। तो MICR जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे MI CR है, जैसे आप जानते हो, मान लो किसी ने चेक दिया, राइट। अब ये चेक कोई व्यक्ति है, जैसे एक मान लो यूपी का है और दूसरा व्यक्ति MP का है। अब ये इसने चेक दिया है और ये इस व्यक्ति को, अब मान लो किसी बैंक यहाँ पर है और एक बैंक यहाँ पर है, तो यहाँ से उसने चेक दिया, ठीक, अपने यहाँ से उसने चेक दिया, और MP में इसका किसी व्यक्ति का खाता खुला है किसी बैंक में, तो वो जाता है कि अब वो यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा है, राइट, यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, और यहाँ पर बैंक को वो क्या करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से उसको भेज देगा, राइट, उसको भेज देगा। और आप जानते हो इस पर जो MICR होता है और MI जो CR है, इस पर आप जानते हो ये जैसे 14 कोड का अंक होता है, तो MICR पे 14 अंक का कोड होता है। तो जब वहाँ भेजते हैं तो वो क्या करता है, इसी को स्कैन कर लेगा, और आप उसको फिर वो क्या करेगा, उसमें सॉफ्टवेयर जो है अपना बैंक का, जो भी बैंक हो उस बैंक में सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर पे स्कैन करने के बाद में क्या करेगा, उस पर उसको वेरीफाई करेगा, राइट, और वेरीफाई करने के बाद यह वो लेन देन कर लेता है, पैसे दे देती है, ठीक है। या वो ऐसा कर सकते हैं कि जिस बैंक में आपको मतलब आपका खाता है तो उसमें से वो उसमें ट्रांसफर कर लेगी, ठीक है। तो ये किससे हो जाता है, MICR के माध्यम से हो जाता है, समझ रहे हो, ये MICR के माध्यम से होता है। और इसका अगर फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये होता है मैग्नेटिक इंक, हाँ, मैग्नेटिक इंक जो करेक्टर्स रीडिंग, राइट, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडिंग होती है, इसको आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडिंग। एक्चुअली में क्या है, ये है इसका जब स्कैन किया जाता है, और ये एक प्रकार की देखी जाए तो स्याही है, ये क्या है, MICR एक स्याही से बना होता है, और ये स्याही जो होती है ये आयरन साइनाइड की, सॉरी आयरन ऑक्साइड की होती है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये चुंबकीय होती है, राइट, ये कैसी होती है, चुंबकीय नुमा होती है, इसलिए ये ऑक्साइड की है, आयरन ऑक्साइड की, क्योंकि ये चुंबकीय नुमा होती है। और इसको स्कैन कर लेते हैं, वहाँ का जो उपकरण है जैसे बैंक का, तो वहाँ जब भेजी जाती है तो वो स्कैन कर लेती है। वैसे अगर पास पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक में जाइए, वहाँ से स्कैन करा लीजिए। अब बात ये आती है कि दूर की समस्या में जैसे आप भेज देते हो, राइट, आप किसी एप्लीकेशन से भेज देते हो,
तो फिर क्या है, वहाँ पर जब उनकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो स्कैन कर लेगा और वो किसी को करेगा, MICR को स्कैन करेगा, फिर वेरीफाई कर लेगा, और वो क्या है कि जिस व्यक्ति की चेक थी वहाँ से पैसा कट करेगा और वहाँ डाल लेगा। अगर वो अगर वो पैसा देखा जाए SBI का ही और SBI में ही डाला जा रहा है तो इसको नियंत्रण SBI करेगी। अगर वो पैसा SBI का है और वो CBI में जा रहा है, राइट, SBI का है CBI में जा रहा है, तो इसको नियंत्रण करेगी RBI। ठीक है, तो इसका एक अपना एप्लीकेशन होता है इकोबेर, और ये कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत इसको लॉन्च किया गया था, समझ रहे। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो तरीका होता है, सुनना, SBI टू SBI जो होता है, ये होता है इंट्रा बैंकिंग सॉल्यूशन। ये होता है आपका इंट्रा बैंकिंग सॉल्यूशन। और जबकि आप जानते हो SBI CBI की अगर हम बात करें तो ये होता है इंटर बैंकिंग सॉल्यूशन। इंटर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इंटर बैंकिंग सॉल्यूशन हो या इंट्रा बैंकिंग सॉल्यूशन हो, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये अपने अपने आधार पे काम करती हैं। तो आपको मैंने बताया SBI टू SBI SBI ही नियंत्रण करेगी, इसे बोलते हैं इंट्रा बैंकिंग सॉल्यूशन। और SBI टू CBI किसी अदर बैंक में जो मुद्रा का लेन देन होगा चेक के माध्यम से, तो उसको नियंत्रण करेगी RBI। ठीक है, उसको नियंत्रण करेगी RBI, तो ये बोलती है इंटर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको चेक के विषय में समझ में आया होगा। अगर बात की जाए और भी, जैसे चेक के कई सारे और स्वरूप आ गए, जैसे आप जानते हो पहले MICR का कोड होता था, उसको पहले स्कैन करते थे, राइट, पहले MICR के कोड को स्कैन करते थे, लेकिन बाद में इसी व्यवस्था को और वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फिर आप जानते हो ऑप्टिकल जो करेक्टर OCR आ गया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग। ठीक है, और ये ऑप्टिकल जो करेक्टर रीडिंग थी, करेक्टर मतलब एक जो वर्ड होते हैं उसमें लिखे होते हैं, तो वो क्या करता था इस पे ये जो है पूरी चेक है जो उसको स्कैन कर लेता है, ये पूरी चेक को स्कैन कर लेता है। तो बाद में ये व्यवस्था आ गई थी OCR की। ठीक है, तो ये पूरी चेक को क्या कर लेता था, स्कैन कर लेता था। चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए OCR। लेकिन धीरे धीरे और व्यवस्थाएं बढ़ती गई, और व्यवस्थाएं जैसे बढ़ती गई तो फिर आप जानते हो इसके बाद सरकार ने एक CTS, ठीक है, CTS व्यवस्था लेके आई। तो CTS अगर आप देखोगे तो CTS जो होता है, जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ठीक है, इसको आप लिख लो, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो चेक ट्रांजैक्शन जो सिस्टम है, राइट, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, इसके माध्यम से आप जानते हो क्या होता है कि जो चेक है उसको क्या करते हैं कि यही जो चेक होती है ये क्या कर लेती है, अपने को मतलब एक स्कैन करके सीधा क्या कर लेती है, ये भेज देती है, राइट। किसी को भी अगर जैसे पेमेंट करना होता है तो ये जो CTS है इसमें क्या होता है, जो चेक होती है इसको क्या करेगा, पूरा स्कैन करेगा और स्वयं क्या करेगा, भेज देगा, राइट। वहाँ वेरीफाई करेगा, जाके स्वयं करेगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो बिना मशीन के, यानी कि पहले आप जानते हो कि इसमें चाहे MICR हो, राइट, ये MICR हो चाहे OCR हो, इसको अलग से स्कैन करना पड़ता था और अलग से स्कैन करके काम करना पड़ता था, मशीन में वेरीफाई करना पड़ता था। लेकिन जो CTS व्यवस्था जब आई तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट होने लगा। तो इसमें है जो चेक है वो डायरेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें स्कैन होगी और फिर सीधा सीधा पेमेंट हो जाएगा, ठीक, सीधा सीधा आपके खाते में लेन देन हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की मशीन नहीं है, राइट, आपको स्कैन करने की मशीन नहीं है, फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर CTS की व्यवस्था आ गई थी, ठीक है। तो करेक्टर जो ट्रांजेक्शन है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, उसमें यही व्यवस्था की गई थी, समझ रहे। चलो, तो आशा करते हैं आपको चेक के विषय में समझ में आया होगा। अगर जैसे और भी आप जानते हो चेक के विषय में जानना हो तो ये भी आप जानते हो दो प्रकार से इनको भी लेन देन किया जाता है, तो उनको थोड़ा समझ लो। तो दो प्रकार से, जैसे आप जानते हो कैसे लेन देन होता है, तो पहले आप जानते हो जो चेक होती है, राइट, जैसे ये जो चेक है, तो चेक आप जानते हो एक तो होती है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, और दूसरी होती है एंटी एंटी पोस्ट डेटेड चेक।
राइट। एंटी पोस्ट डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक, ये दो प्रकार की चेकें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पोस्ट हटा सकते हैं, एंटी डेटेड चेक, राइट, और पोस्ट डेटेड चेक। ये एक्चुअली में क्या होती हैं, ये एक्चुअली में क्या होती हैं, जैसे आप जानते हो अगर आपके पास कोई चेक है, राइट, कोई चेक है, तो अगर उससे लेन देन करते हो, उससे लेन देन करते हो तो उसमें अगर चेक में अगर आप कोई एक डेट डाल देते हो, राइट, कोई एक ऐसी डेट डाल देते हो, तो उस डेट के पहले पहले आप लेन देन नहीं कर सकते हो। जैसे आज की जो डेट है वो डेट क्या है, 30 जनवरी, राइट। अगर हम इसमें डाल देते हैं 5 फरवरी 2023, राइट, 2023 डाल देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो पोस्ट डेटेड चेक है इसके तहत जो लेन देन किया जाएगा वो 5 तारीख से पहले पहले नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैंक में जाते भी हो लेकर ये जाओगे तो वो बैंक इसको खारिज करेगी, वो कहेगी 5 तारीख से पहले आप इसमें नहीं, आपका पेमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो चेक होती है वो पोस्ट डेटेड चेक होती है, इसमें एक डेट क्लियर कर दी जाती है कि आप इस डेट से पहले पहले लेन देन नहीं कर सकते हो, तो ऐसी डेट वो बोलती है पोस्ट डेटेड चेक। तो मैंने जैसे एग्जांपल में आपको समझाया ये। और एंटी डेटेड चेक जो होती है इसके जस्ट विपरीत होती है, और आप जानते हो इसमें एक डेट क्लियर कर दी जाती है, इसमें या कुछ मंथ क्लियर करे जाते हैं, अधिकतम मंथ जैसे 3 मंथ है, राइट। तो 3 मंथ के अंदर अंदर आप जानते हो कि इसमें एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट के अंदर अंदर आपको पेमेंट लेना है, राइट। तो जैसे आप जानते हो कि आप मान लेते हैं 28 फरवरी, ठीक। अब बात होती है 28 फरवरी 2023, तो 2023 में हम मानते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर अगर मुझे क्या करना है, एंटी डेटेड चेक दी गई है, राइट, और उसमें टाइम तो 3 मंथ का होता है, हम 1 मंथ शामिल कर लेते हैं। तो अब बात ये आती है कि 28 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट लेना है तो फिर आप जानते हो 28 डेट जो दी गई है, 28 डेट दी गई है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, इस बैंक में जा करके या बैंक में किसी प्रकार से भेज करके अपना लेन देन कर सकते हो, राइट, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो जब 28 तारीख से आप जब बाहर हो जाते हो, राइट, 28 तारीख से आप जैसे 29 तारीख आ जाती है, तो फिर ये जो एंटी डेटेड चेक है इसका कोई काम नहीं रहता है, समझ रहे, इसका कोई काम नहीं रहता है, फिर इसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। इसलिए आप यही समझिए कि इनकी जो डेट होती है वो क्लियर होती हैं, इनकी डेट होती है वो क्लियर होती हैं। एक पोस्ट डेटेड चेक यानी कि आप इस डेट से पहले पहले पेमेंट नहीं कर सकते हो, ना ले सकते हो किसी प्रकार से। दूसरी है एंटी डेटेड चेक, और इस 3 मंथ के अंदर अंदर आप किसी डेट में ये आप पेमेंट कर सकते हो या ले सकते हो, समझे। तो ये व्यवस्था जो है, ये जो व्यवस्था है ये चेक की है, और इसमें पोस्ट डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक तो आधार पर विश्लेषण किया जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और तीसरी भी होती है, स्टेट कैटेगरी की भी होती है, अगर आप शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, स्टेट कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी, ठीक है, तो आप इसको भी शामिल कर सकते हो। चलिए, तो चेक के संदर्भ में इतना ही पर्याप्त है, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको चेक के विषय में समझाया, और इतना अभी आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा खैर कुछ आता नहीं है, इतना ही आता है। चलो, दूसरी बात हम करते हैं, अब देखो चेक में कई चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे चेक मतलब है, मतलब कि एक वेरीफाई के आधार पर आप जानते हो होती है, जैसे एक मल्टी सिटी चेक, क्रॉसिंग चेक, ठीक है, ये भी आपने आप पढ़ सकते हो, वैसे इतना ज़्यादा खैर पर्याप्त नहीं है। जैसे मल्टी सिटी, जैसे क्रॉसिंग चेक होती है, जैसे अगर आप जानते क्रॉसिंग चेक का मतलब है कि कोई चेक होती है तो उसमें इस प्रकार के ये कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, तो फिर क्या होती है कि ये जो चेक होती है अगर आप कहीं ले जाते हो, ठीक है, ले जाते हो, तो फिर वो यूजलेस हो जाती है, समझ रहे हो, यूजलेस हो जाती है। तो ऐसी जो चेक होती है वो क्रॉस चेकिंग चेक कहलाती है। तो वो क्रॉस चेकिंग चेक, ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग के माध्यम से आप जानते हो चेक जो होती है इसकी जो चेकिंग की जाती है क्रॉस चेकिंग होती है, ठीक है। आप ये भी देखो, जैसे किसी के पास चेक अगर वो खो जाती है, ठीक है, वो खो जाती है, तो वो एक्चुअली में उस पर क्या होता है, वो क्रॉस से जो चेकिंग होती है उसी के आधार पर की जाती है, समझ रहे।
किसी के मान लो 50, 5 लाख, 2 लाख जितनी की चेक लिखित है, अगर वो चेक किसी के पास ले जाता है, मिल गई किसी को ले जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर पेमेंट हो जाएगा, तो वो क्रॉस चेकिंग होती है उसकी, समझ रहे हो, उसकी क्या होती है, क्रॉस चेकिंग। जबकि मल्टी जो सिटी चेकिंग है, मल्टी सिटी चेकिंग क्या होती है, जैसे कि आप जानते हो कि कोई एक चेक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का है, राइट, कोई एक चेक जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, समझ रहे हो, तो वो चेक जो है एक्चुअली में मल्टी सिटी चेक में क्या होता है, वही चेक जो है अगर आप भारत में किसी भी बैंक में ले जाते हो या बैंक में कोई भी शाखा के तहत अगर आप ले जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना लेन देन कर सकता है, समझ रहे हो, यानी कि मतलब ये है कि मल्टी सिटी जो चेकिंग होती है, मल्टी सिटी, मल्टी सिटी जैसे चेकिंग अगर आप बात करोगे, तो इस चेकिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, राइट, उसका मान लो चेक है, ठीक है, बड़ौदा का चेक है, तो यूपी में कोई बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी शाखा, उसका एक चेक है, अगर इसका मल्टी सिटिंग चेक अगर इसका किया जाता है, ठीक है, मल्टी सिटिंग चेक किया जाता है, तो आप जानते हो यही जो चेक है, ये जो चेक है, ये आप भारत के किसी भी बैंक में, भारत के किसी भी बैंक में, किसी बैंक में या खुद का बैंक, राइट, जब भाई किसी बैंक में तो खुद का बैंक ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा, खुद का बैंक में अपना लेन देन कर सकते हो, खुद के बैंक में, और भारत के किसी बैंक में इसमें में लेन देन हो सकता है, कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है मल्टी सिटी चेकिंग का बेनिफिट, समझ रहे हो। चलो, तो मल्टी सिटी चेकिंग में यही है कि आप भारत के किसी भी बैंक में, खुद के बैंक में, आप वहाँ पे मल्टी सिटी चेकिंग करा सकते हो और अपना पैसा है ट्रांजेक्शन लेन देन कर सकते हो। चलो, तो इतना पर्याप्त है, मल्टी सिटिंग चेकिंग है, क्रॉस चेकिंग है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको चेक के संदर्भ में डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। तो डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली में क्या होता है, देखो डिमांड ड्राफ्ट आप जानते हो कि इसमें अगर आप देखोगे तो आपके, अगर आप लेन देन करते हो डिमांड ड्राफ्ट से, तो आप जानते हो आपके पास ऑलरेडी बैंक में पैसा होना चाहिए, बैंक में आपके ऑलरेडी पैसा होना चाहिए 10,000, जैसे 10,000 जितना भी होना चाहिए जितना का आप डिमांड ड्राफ्ट करना चाहते हो। तो अगर आपके पास निश्चित 10,000 रुपये हैं, राइट, निश्चित अगर आपके 10,000 रुपये हैं, तो आप डिमांड ड्राफ्ट भरिए और डिमांड ड्राफ्ट से आप वो लेन देन कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक में रुपए नहीं है तो आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है एक निश्चित राशि के आधार पर, अगर आपकी वो राशि जो है वो बैंक में उपलब्ध है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो। और जो भी आप उसमें पैसा लिखना चाह रहे हो, जितना भी आप डिमांड ड्राफ्ट में एडजस्ट करना चाहते हो, तो उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी हो सकता है, अर्हता नहीं होगा। और जबकि जो चेक होती है, तो चेक में अगर आप देखोगे तो अगर पैसा नहीं है बैंक में, फिर भी आप चेक काट के दे देते हो, ठीक है, लेकिन जब वहाँ जानकारी होगी, सब कुछ होगा, तो बाउंस हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो है, वो डिमांड ड्राफ्ट है, आप भरोगे ना, अगर गलत भर भी दोगे तो वो फिर कैंसिल, खारिज हो जाएगा। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट में एक राशि जो है वो निश्चित है तभी होगी जब आपके अकाउंट में वो पैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको डिमांड ड्राफ्ट समझ में आ गया होगा और चेक समझ में आ गई हो। तो डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली में यही है। और जैसे एक होता है ओवर ड्राफ्ट है, तो ओवर ड्राफ्ट क्या होता है, तो ओवर ड्राफ्ट है, आप जानते हो अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप ओवर ड्राफ्ट है पैसा बैंक से लोन के टाइप से ले सकते हो। तो एक प्रकार का ओवर ड्राफ्ट एक लोन नुमा होता है। जैसे आप जानते हो आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप ओवर ड्राफ्ट लेना चाहते हो बैंक से तो ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, लेकिन बैंक में एक बैंक पर विश्वास होना चाहिए, ठीक, बैंक का आप पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो ओवरड्राफ्ट देगी, अन्यथा वो नहीं देगी, समझ रहे। तो एक विश्वास के पात्र होना चाहिए, या आप ऐसी कोई जॉब में होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी में होना चाहिए, या किसी अच्छे कार्य क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए। तो वो इन चीज़ों को देखेगी कि आपके पास क्या उपलब्धि है, तो इस हिसाब से ओवरड्राफ्ट देगी। अगर आपके पास कुछ नहीं तो ओवरड्राफ्ट क्यों देगी, नहीं देगी ना। तो ओवरड्राफ्ट जो होता है, आपके बैंक में पैसे नहीं है फिर भी वो आपको मतलब एक माइनस करके निगेटिव में जाकर के वो आपको पैसे दे देगी, तो ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, चेक, ये सब आपको समझ में आ गया कि नहीं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम्म
अब हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट की। तो अभी तक जैसे ही समझ में आया, जैसे बॉन्ड को समझना है तो बॉन्ड एक्चुअली में ये सरकार द्वारा जारी होता है, इसको यहाँ पे नहीं समझना है, ये हम जब बॉन्ड प्रतिभूति समझाएंगे तब समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं समझना है। चलो तो बॉन्ड को भी हटा दो, जहाँ पे हम प्रतिभूति यील्ड है, यील्ड वक्र है, ये सब समझेंगे तब हम बॉन्ड को बता देंगे। चलिए तो अब हम समझते हैं डिजिटल पेमेंट। ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, जो मैंने अभी तक बताया है, ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया है वो क्या है, वो बैंकिंग मनी ही है, ठीक है। जैसे चेक है, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट और जितने भी आपको मैंने बताए, समझ रहे हो, चेक, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट और जो पेपर करेंसी बताई है ना, ये क्या बैंकिंग मनी ही है। क्योंकि बैंक जो होती है इन सभी से लेन देन करती है। क्या बैंक चेक से लेन देन नहीं करती है? बिल्कुल करती है। क्या बैंक डिमांड ड्राफ्ट नहीं करती है? बिल्कुल करती है। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं करती है? बिल्कुल करती है। क्या बैंक पेपर करेंसी के माध्यम से लेन देन नहीं करती है? बिल्कुल करती है। समझ रहे? तो ये क्या है, सब बैंकिंग मनी ही तो है। अब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट भी एक बैंकिंग मनी में ही आ जाता है, राइट। जैसे आप डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत आप जानते हो कि अगर आप किसी को किसी को अगर आप लेन देन करते हो, किसी को लेन देन करते हो, तो उसमें आप जानते हो क्या होगी, आधार लिंकिंग होती है। तो वो किससे होता है? बैंक से होता है, समझ रहे हो। तो बैंक से भी अगर आप कोई भी डिजिटल पेमेंट करते हो तो उसका भी एक अपना एक संबंध किससे होता है? बैंक से होता है। तो बैंक कोऑपरेट करती है तभी डिजिटल पेमेंट होता है, समझ रहे हो, तभी डिजिटल पेमेंट होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट भी जो है वो एक बैंकिंग मनी में ही आ जाता है, समझ रहे हो, बैंकिंग मनी में ही आ जाता है। क्योंकि बैंक जो होती है वो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी लेन देन करती है, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करती है। और उस डिजिटल माध्यम से आप जानते हो कि जो भी आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो वो नंबर जो होता है जिससे आप कर रहे हो तो वो बैंक में वेरीफाई होता है, समझ रहे हो, वो बैंक में वेरीफाई होता है। तो आप वहाँ से लेन देन कर लेते हो, समझ रहे हो। साथ साथ आप जानते हो आधार कार्ड भी लिंक होता है बैंकों से। तो इससे क्या हो जाता है कि आप कहीं से भी डिजिटल पेमेंट करते हो तो वो बैंक की सुविधा के आधार पर ही होता है और बैंक उसमें हस्तक्षेप करती है। तो डिजिटल पेमेंट में आप जानते हो कई प्रकार से होता है, पहले उसको थोड़ा समझ लो। जैसे आप जानते हो कि डिजिटल पेमेंट अगर करना है, राइट, डिजिटल पेमेंट करना है तो किसी व्यक्ति को करना है। जैसे किसी का खाता आप मान लेते हैं एसबीआई में है, राइट, किसी का खाता एसबीआई में है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी का खाता उसी शाखा के अंतर्गत है, एसबीआई में ही है, तो इसको नियंत्रण करती थी कौन? वो करती थी एसबीआई ही करेगी, राइट। चाहे इसमें कोई सी बैंक ले लो, चाहे एसबीआई ले लो, चाहे सीबीआई ले लो, इंडियन बैंक ले लो, चाहे कोई सी पंजाब बैंक ले लो, कोई भी बैंक ले लो, चाहे एचडीएफसी ले लो, ठीक है। तो ये जो बैंक हैं, अगर वही बैंक और उसी शाखा की, उसी की कोई एक शाखा है, उसी शाखा के अंतर्गत अगर डिजिटल पेमेंट हो रहा है, उसी की शाखा के अंतर्गत अगर डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो उसको नियंत्रण करेगी वहाँ की वही बैंक करेगी, समझ रहे, वही बैंक करेगी जिस बैंक में खाता खुले हैं दोनों के, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे हमने एग्जांपल लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये जो बैंक है ये एसबीआई है। अगर एसबीआई खाता एसबीआई में ही है, ठीक है, तो इसके माध्यम से अगर डिजिटल पेमेंट होता है, इसके माध्यम से अगर डिजिटल पेमेंट होता है तो उसको नियंत्रण करेगी एसबीआई। जबकि आप जानते हो कि एक एसबीआई का खाता है और दूसरा सीबीआई का खाता है, तो इसके अंतर्गत अगर डिजिटल पेमेंट होगा, इसके अंतर्गत अगर डिजिटल पेमेंट होगा तो उसको नियंत्रण करेगी आरबीआई, राइट, आरबीआई करेगी। तो इसका अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, इकोबेर है। और जो इकोबेर है एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी एक पूरी एक सिस्टम होता है सीबीएस का। तो सीबीएस जो है कोर बैंकिंग सिस्टम है, इसी के माध्यम से ये क्या करती है, इकोबेर, इकोबेर जो एक सॉफ्टवेयर है और सीबीएस है, यानी सीबीएस एक प्रकार की देखा जाए तो एक नेटवर्क प्रणाली होती है, राइट। वो क्या करती है, एक बैंक दूसरी बैंक तीसरी बैंक उनको क्या कर रखती है, नेटवर्क प्रोटोकॉल के माध्यम से वो कनेक्टिविटी अर्थात वो संपर्क में जोड़े रखती है। तो अगर जैसे उसमें लेन देन जो होता है तो उसमें लेन देन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो इकोबेर होता है, राइट। तो आरबीआई की एक पूरी एक प्रणाली होती है, कनेक्टिविटी प्रणाली होती है, नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यवस्था होती है, वही कहलाती है सीबीएस, राइट, वो कहलाती है कोर बैंकिंग सिस्टम। और ये क्या होती है, एक नेटवर्क नुमा होती है, एक बैंक से दूसरी बैंक, दूसरी तीसरी बैंक, इस प्रकार से ये जुड़ी हुई होती है, समझ रहे। और इसमें जो काम करता है वो इकोबेर ऐप जो सॉफ्टवेयर होता है वो काम करता है, वही क्या है, एक बैंक से दूसरी बैंक में
क्या है, मनी को ट्रांसफर करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा CBS और जो भी क्या इसके अंतर्गत ई कुपे। चलिए, तो इतना समझ में आया आपको। अब बात ये आती है कि जैसे डिजिटल पेमेंट है, तो डिजिटल पेमेंट में आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अगर करता है, राइट, कोई व्यक्ति करता है एक बैंक से अपनी ही उसी शाखा बैंक में करेगा तो उसको कहलाते हैं इंट्रा बैंकिंग सिस्टम। अगर वही व्यक्ति है किसी दूसरी व्यक्ति के खाते में करता है, अगर उसका खाता किसी अदर बैंक में खुला है तो उसे बोलते हैं इंटर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसे इंट्रा बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं ऊपर वाली, इसे इंट्रा बैंकिंग, इसे इंटर बैंकिंग, राइट। तो इतना आपको मैंने ऑलरेडी ही बताए हैं, वो समझ में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो पेमेंट होता है, ये पेमेंट के क्या आधार होते हैं उनको थोड़ा समझ लो। इसमें आपने अलग अलग तरीके से पेमेंट के आधार को समझा होगा, कहीं से भी पढ़ा हो। जिसमें आप जानते हो कि जो डिजिटल पेमेंट होता है, राइट, डिजिटल पेमेंट होता है, अगर आप देखोगे वो कोर बैंकिंग सिस्टम तरीके से ही होता है, समझ रहे हो। अगर आप देखोगे, मान लो जैसे अगर मैंने आपको ऊपर वाली जो टेक्निक ये बताई है ना, समझ रहे हो, ये जो टेक्निक बताई है और ये आपको बताई है, ये थोड़ा समझ में तो आ गया ही होगा। अब हम बात करते हैं जैसे डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट में आप जानते हो, जैसे आपने सुना हो RTGS है, राइट, इसके माध्यम से पेमेंट होता है, ठीक। दूसरा है NEFT है, राइट, NEFT है, RTGS है, इनके माध्यम से क्या होता है, पेमेंट होता है, राइट। इसके बाद आप जानते हो IMPS भी है, लेकिन IMPS इनसे थोड़ा भिन्न है, समझ रहे हो। IMPS वो थोड़ा इनसे भिन्न है, उसको थोड़ा हम बाद में समझा देंगे। RTGS और NEFT है, ये क्या है, डिजिटल पेमेंट है, ये क्या है, डिजिटल पेमेंट है। और इससे अगर आप पेमेंट करते हो, तो आप SBI टू SBI में भी कर सकते हो, SBI टू CBI में भी कर सकते हो। लेकिन RTGS और NEFT जो है ये RBI द्वारा क्या है, संचालित है। ये क्या है, RBI द्वारा संचालित है। ये किसी विशेष बैंक के द्वारा संचालित नहीं है, केवल जो विशेष बैंक है वो RBI है, राइट। RBI के अलावा और बैंक के द्वारा ये संचालित नहीं होती हैं, और इस पर जो नियंत्रण होता है वो RBI का ही होता है, समझ रहे हो। तो RTGS है, जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये NEFT होती है, ठीक, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट। तो इनको लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर इसको हम एक एक करके समझा देते हैं। जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब क्या होता है कि RTGS जो है, एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, अगर वो पेमेंट करता है, तो इससे वो कितना पेमेंट कर सकता है, तो इससे आप जानते हो 2 लाख से, ठीक है, करोड़ों तक इसमें शामिल है। 2 लाख से 2,000 करोड़ तक इससे क्या है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि 2 लाख से 2,000 करोड़, ठीक है, 2 लाख से 2,000 करोड़ तक क्या किया जा सकता है, इससे पेमेंट किया जा सकता है। और इसका जो चार्ज है, राइट, इसका जो चार्ज है वो होता है 25 से 50 रुपए के बीच, समझ रहे हो। 25 से 40 या 50 रुपए के बीच आप कह सकते हो, 25 से 40 या 50 रुपए के बीच इसका खर्चा आता है RTGS का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर डिजिटल पेमेंट है, ये एक प्रकार के क्या है, साधन है, समझ रहे हो। ये क्या है, ये साधन होते हैं, साधन है बच्चे, ये साधन है और कुछ नहीं, ये केवल है डिजिटल पेमेंट करने के साधन है, समझ रहे हो। इसे डिजिटल पेमेंट करने के ये साधन है, RTGS है, NEFT है। अब कोई व्यक्ति है RTGS से करता है, ठीक है, RTGS से करता है, तो वो 2 लाख से ऊपर ही करेगा, 2 लाख से नीचे वाला व्यक्ति RTGS से नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। RTGS से 2 लाख, जिसके पास अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी है ना, वो RTGS से पेमेंट नहीं कर सकता है। वो 2 लाख से ऊपर अगर उसके पास पैसा है तो वो पेमेंट कर सकता है, समझ रहे हो। तो यही बात आती है इसमें RTGS में, और इसका जो खर्चा है 25 से 50 या 40 रुपए तक रहता है। चलिए, और ये जो काम करती है ना, ये जो काम करता है RTGS, ये बैंकिंग के आधार पर वर्क करती हैं, यानी कि जब तक मतलब बैंक का जो एक कार्य प्रणाली है और उसका जो टाइम पीरियड है, बैंकिंग का जो टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पर ये काम करते हैं, समझ रहे हो। जैसे आप संडे की बात कर लो, तो संडे को बैंक बंद रहती है, तो फिर ये RTGS है वो भी बंद रहेगा। तो यही है इसमें कि RTGS जो है, एक्चुअली में अगर देखोगे
तो ये बैंकिंग जो टाइम पीरियड रहता है उसी टाइम पीरियड के आधार पर आरटीजीएस काम करता है, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और है, चलो पहले इन दोनों को समझ लो, फिर हम एक साथ इनको दोनों को अलग से समझा देते हैं फिर। हैं, अब बात करते हैं एनईएफटी की। तो एनईएफटी क्या है एक्चुअली में, ये भी एक डिजिटल पेमेंट का एक साधन ही है, ठीक है, आरबीआई द्वारा संचालित है एनईएफटी। तो इसे बोलते हैं नेशनल, सर आप लिख लो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड स्थानांतरण इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एनईएफटी है। और एनईएफटी की जो सुविधा थी, एनईएफटी की जो सुविधा दी गई थी आरबीआई द्वारा, ये दी गई थी 2 लाख से जो नीचे पेमेंट करते हैं उनके लिए, राइट। 2 लाख से जो नीचे पेमेंट करते हैं उनके लिए है, यानी कि आप इससे 2 लाख तक पेमेंट कर सकते हो। अर्थात आप 1000, 2000, 1000, 500, 200 जिस हिसाब से पेमेंट करना चाहो आप एनईएफटी से कर सकते हो। और अधिकतम है वो 2 लाख तक है, 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर 2 लाख से ऊपर करना है तो इसके लिए फिर आप आरटीजीएस से कीजिए, ठीक है। आरटीजीएस से 2 लाख से ऊपर का होता है, जबकि आप एनईएफटी है वो 2 लाख से नीचे आप पेमेंट करते हो, एनईएफटी से हो जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ें थोड़ी समस्या इसकी ये होती है कि इसका जो पेमेंट होता है, राइट, इसका एक टाइम पीरियड होता है, वो भी आप जानते हो 30 मिनट पर इसका सेटलमेंट होता है। 30 मिनट में इसका सेटलमेंट होता है, राइट। अब ऐसा है कि जैसे किसी ने पेमेंट किया है तो वो तुरंत चला जाए, ऐसा नहीं है। इसको 30 मिनट तक मतलब इसका सेटलमेंट होता है। अगर इसमें हो सकता है तो 1 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, राइट। तो एनईएफटी में आप जानते हो एकदम सीधे इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है, इसमें थोड़ा 30 मिनट का एक सेटलमेंट किया जाता है, तो उस आधार पर इसको पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें 30 मिनट का तो एक सेटलमेंट होता है। तो 30 मिनट के सेटलमेंट के बाद आप जानते हो कि आपका अगर जैसे पेमेंट हुआ है तो 1 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत चला जाए। लेकिन 30 मिनट से पहले पहले तो पैसा जाता ही नहीं है, क्योंकि ये 30 मिनट तो सेटलमेंट है, ठीक है। तो हर एक 30 मिनट में इसका सेटलमेंट होता रहता है एनईएफटी का, फिर ये पेमेंट करती है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण ही है, क्योंकि तुरंत पैसा नहीं जाएगा, लोग दिक्कत में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि लोग मैंने पैसा दिया है कहाँ गया, पे किया है वो कहाँ गया। तो समस्या तो इससे भी आती है। लेकिन आप जानते हो अगर इससे पैसा होता है तो ये सिक्योर रहता है, राइट। इससे जो पैसा है वो भी सिक्योर रहता है। चलो, जैसे डिमांड ड्राफ्ट है तो इसमें भी पैसा सिक्योर रहता है, डिमांड ड्राफ्ट में पैसा सिक्योर रहता है। लेकिन जो चेक है इसमें पैसा सिक्योर नहीं रहता है, समझ रहे हो, इसमें पैसा सिक्योर नहीं रहता है, डिमांड ड्राफ्ट में रहता है। और एनईएफटी है और आरटीजीएस है, इसमें भी पेमेंट जो पैसा जो है वो सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है। भले ही ये थोड़ा टाइम लगा लेता हो लेकिन इसका पैसा जो है सिक्योर रहता है। दूसरी बात है इसका जो खर्चा है, इसका खर्चा जो है वो 5 से 25 रुपए तक का आ जाता है, ठीक है। अगर आप इससे एनईएफटी से पेमेंट करते हो तो इसका जो खर्चा है 5 से 25 रुपए के बीच आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैसा क्या पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कितना कर रहे हो, उस आधार पर वो आपको एक्सपेंडिचर लेता है। चलो, अब बात ये आती है कि आरटीजीएस और एनईएफटी है, आरटीजीएस और एनईएफटी है, वही बैंक इससे लेन देन कर सकते हैं, समझना, वही व्यक्ति लेन देन कर सकता है जिस बैंक का खाता आरबीआई में हो, ठीक है, जिस बैंक का खाता आरबीआई में हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, आरटीजीएस है, मतलब कोई बैंक है, आप कोई बैंक ले लो और दूसरी बैंक ले लो, उन दोनों का खाता अगर कहाँ है, आरबीआई में, राइट। तो अब आरबीआई में जब खाता होता है तो वो व्यक्ति जो है जिसका बैंक जिसकी जो मतलब जिसका कोई किसी बैंक में खाता है, राइट, जिसका किसी बैंक में खाता है और वो बैंक जो है वो रजिस्टर्ड है आरबीआई में, क्योंकि वैसे तो आरबीआई से ही रजिस्टर्ड होती हैं, क्योंकि जो बैंकिंग अधिनियम 1949 का है उसके तहत आप जानते हो क्या है कि जो भी बैंकें होती हैं नई स्थापित होती हैं, इस्टेब्लिश होती हैं, वो बैंकिंग अधिनियम 1949 तक रजिस्टर्ड की जाती हैं, उनको विनियमित क्या करती है, आरबीआई नियंत्रण करती है। तो जितनी भी बैंकें हैं जो भी स्टैब्लिश होगी तो पहले तो वो आरबीआई में अपना खाता खुलाएगी,
राइट, तभी वो क्या होगी, मतलब कि मार्केट में अपना फ्लो कर पाएगी, राइट, इससे पहले नहीं हो पाता है। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर वही बैंक हैं आप जानते हो क्या कर सकती हैं, पेमेंट आरटीजीएस से और एनईएफटी से कर सकती हैं जिस बैंकों का खाता आरबीआई में खुला होता है। अगर आरबीआई में खाता नहीं है तो आरटीजीएस एनईएफटी से नहीं कर सकती, क्योंकि इसको नियंत्रण कौन करता है, आरटीजीएस और एनईएफटी को वो करती है आरबीआई, समझ रहे। तो ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको आरटीजीएस एनईएफटी है ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनको कैसे क्या करते हैं। तो आप जानते हो एनईएफटी हो चाहे आरटीजीएस हो, लेकिन इनका जो सिस्टम होता है वो बैंक की कार्यप्रणाली या बैंक का जो टाइम पीरियड होता है उसी के आधार पर होता है। अगर आप बोलो कि संडे को हम एनईएफटी कर दें तो नहीं हो पाता है, ठीक है। आप एनईएफटी संडे को कर सकते हो लेकिन वो जाएगा ही नहीं। अगर 30 मिनट का सेटलमेंट भी हो जाएगा फिर भी नहीं पैसा जाएगा, राइट। वो संडे के दिन जाता ही नहीं है, फिर मंडे को जाएगा या ट्यूसडे को जाएगा, चला जाता है, बाद में जाएगा, ठीक है, एक दिन के बाद जाएगा। लेकिन आप बोलो कि संडे को मैंने पेमेंट एनईएफटी से किया है तो वो चला जाए संडे को, 30 मिनट के बाद सेटलमेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो टाइम है, क्योंकि उस टाइम बैंकें जो होती हैं वो बंद रहती हैं, ठीक है, बैंकें जो होती हैं वो बंद रहती हैं। इसलिए आप जानते हो एनईएफटी और आरटीजीएस है, ये जब बैंकें ओपन होती हैं तभी ये काम करते हैं, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आरटीजीएस एनईएफटी आपको समझ में आ गए। अब बात ये आती है कि डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत ये तो काफ़ी बड़ी सुविधाओं के लिए है, ठीक है, 2-2 लाख 2-2 करोड़ रुपए हैं इनमें, जैसे सेटलमेंट होता है उनके आधार पर आप जानते हो इनको क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, इनको ट्रांजेक्शन करते हैं इनके माध्यम से। अब बात ये आती है कि किसी लोगों को, कोई जो लोग होते हैं उनको जल्दी पेमेंट करना है या उनको बहुत जल्दी पेमेंट करना होता है तो उनके लिए फिर दिक्कत आती है। तो उनके लिए आप जानते हो कि फिर आरबीआई ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी स्थापित की थी, एनपीसीआई, राइट। चलो उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो उसके विषय में समझना चाहिए। तो जैसे आप जानते हो जो लेन देन, मिनट, जैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए, जैसे सामान्य व्यक्ति जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है, राइट, जिनके पास मान लो तुरंत पैसा करना है, उसको जल्दी पहुंचाने हैं, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन व्यवस्था स्थापित करने के लिए आरबीआई ने 2016 में, एक मिनट, सॉरी 2013 में, ठीक है, 2013 में एक एनपीसीआई को स्थापित किया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके माध्यम से ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, राइट। पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि एनपीसीआई क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, या हम कह सकते हैं कि ये गैर लाभकारी संगठन है, राइट, ये गैर लाभकारी एक संगठन है। और इसे इस्टेब्लिश किसने किया था, आरबीआई ने, लेकिन ये जो संचालित होता है ये भारत सरकार इसे करती है, ये संचालित जो है वो भारत सरकार करती है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो एनपीसीआई है, राइट, ये एनपीसीआई है, इसका कार्य क्या है, तो आप जानते हो कि इमीडिएट यानी कि तुरंत पेमेंट करने के लिए एक ही साधन उपलब्ध कराती है। तो जिसमें आपने सुना हो जैसे यूपीआई है, राइट, इसी में आपने सुना हो यूपीआई हो गया, भीम ऐप हो गया, इसी के अंतर्गत आप जानते हो जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, जितने भी ये डिजिटल जो एप्लीकेशन है इनके माध्यम से लेन देन होता है ना, तो ये एनपीसीआई के माध्यम से होता है, क्योंकि उसमें जो कार्य करता है वो आईएमपीएस करता है। क्या करता है, आईएमपीएस। तो आईएमपीएस को थोड़ा समझ लो। तो जो एनपीसीआई है, ठीक है, इसने लॉन्च किया था आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट ठीक है, इमीडिएट
मनी पेमेंट सिस्टम। एनपीसीआई ने ही किया था आईएमपीएस, और इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है, ये 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन ये ओपन रहता है। ठीक, 24 घंटे सातों दिन ओपन रहता है। तो इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा पेमेंट होता है, क्योंकि लोग डेली पेमेंट करते हैं। जबकि एनईएफटी आरटीजीएस है, तो इससे बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, उनके माध्यम से पेमेंट होता है। उनके पास 2-2 लाख हैं, करोड़ों में रुपया है, वो लोग करते हैं। लेकिन सामान्य जो आम जनता होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो किससे पेमेंट करते हैं, आईएमपीएस से करते रहते हैं। राइट, तो ये भी क्या है, एक डिजिटल है। राइट, ये क्या है, डिजिटल पेमेंट है, एक डिजिटल मुद्रा है। समझ रहे हो। तो आप बात ये आती है कि आईएमपीएस जो है ये कैसे काम करता है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे काम करता है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो, इसके लिए कुछ एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप जानते हो गूगल पे है, फ़ोन पे है। इसमें आप जानते हो क्या है, आईएमपीएस की सुविधा दी जाती है। समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, आईएमपीएस की सुविधा दी जाती है। जैसे यूपीआई है, तो ये क्या है, आईएमपीएस से ये एक सुविधा दी जाती है, ताकि ये इनके माध्यम से क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें। ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि कोई आप एप्लीकेशन जैसे आप खोलते हो, ठीक है, जैसे कोई आप एप्लीकेशन खोलते हो, तो वो एप्लीकेशन जो है, वो एप्लीकेशन जो होता है, वो आपका तभी काम करेगा जब आप उसमें अपना नंबर है वो रजिस्टर्ड करोगे। राइट, वो रजिस्टर जब नंबर करते हो, तो वो नंबर जो होना चाहिए बैंक से कनेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो, वो बैंक से कनेक्ट होना चाहिए। तो फिर आप जानते हो, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, राइट, आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन वो नंबर जो है, जिस नंबर से आप पेमेंट करना चाह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका वेरीफाई होना चाहिए बैंक से। अब वो बैंक चाहे आपकी वाणिज्यिक बैंक हो, या आपकी ऐसी जो बैंकें होती हैं, जो ऑनलाइन बैंकें होती हैं, उनके माध्यम से भी हो जाता है। तो आईएमपीएस जो है एनपीसीआई का, आप जानते हो, एनपीसीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और ये तुरंत पैसा को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। ये 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है, और इसमें जो लेन देन है, कोई इसमें अवधि नहीं है। आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, इसमें जितना आप पेमेंट करना चाहो उतना कर सकते हो। चलो, ये भी अगर देखोगे ना, तो ये कंपनी अधिनियम लिख लो, क्योंकि इसको अधूरा ना छोड़ो। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 8 है, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया था, धारा 8। ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी बैंकों का समर्थक रहा है। लगभग में आप जानते हो 22 बैंक रही हैं ऐसी, जिनके माध्यम से अलग अलग उनके माध्यम से एनपीसीआई है, उनको किया गया है। ठीक है। वैसे 10 बैंक की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसमें समर्थन रहा था अलग अलग बैंकों का। अधिकतम अगर देखा जाए, एक बार देखना, वैसे 22 बैंकों का मैंने देखा है। लेकिन फिर तो ये बैंकें भी हैं ना, बहुत सारी हैं, विलय भी हो गई हैं। चलो, अब बात ये आती है कि आईएमपीएस। तो आईएमपीएस आप जानते हो, तो मैंने आपको बताया इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम है। ये तुरंत क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, एक बैंक से दूसरी बैंक में पेमेंट कर देता है जा करके। चलो, तो अब एनपीसीआई के माध्यम से इसमें आप जानते हो कि इसने अलग अलग, जैसे आप जानते हो यूपीआई है, राइट, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है। तो जितने भी ये वॉलेट वाली सुविधाएं हैं, राइट, ये जितने इसमें वॉलेट होता है, तो आप जानते हो इसमें क्या वॉलेट होता है। तो जो बैलेट होता है, राइट, क्या होता है इसमें, बैलेट होता है। और इसी बैलेट, जो मोबाइल बैलेट होते हैं, इसी मोबाइल बैलेट क्या करना पड़ता है, इसमें पहले ऐड मनी करनी पड़ती है। राइट, जैसे यूपीआई में आप ले लो, ठीक, गूगल पे आप खोल लो, चाहे आप फोन पे खोलो, पेटीएम खोलो, तो इसमें ऑप्शन देता है ऐड मनी का। राइट, आप पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास बैलेट है, मोबाइल बैलेट है, तो उसको पहले ऐड करना है। राइट, वो पहले ऐड करने के बाद फिर आप पेमेंट कर सकते हो। और जब पेमेंट करते हो, तो वो आईएमपीएस के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आईएमपीएस क्या है, एक इमीडिएट तुरंत पैसा को ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन होते हैं, इनके माध्यम से वो काम करता रहता है। तो इनको भी निश्चित किसने किया था, लॉन्च किसने किया, ये एनपीसीआई करती है। राइट, एनपीसीआई करती है। अगर ये पूछा जाए कि डिजिटल मुद्रा को कौन भी नियंत्रित करता है,
तो आप जानते हो एक CBDC जो नाम आपने सुना हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको कॉरपोरेशन जैसे बोल सकते हो। डिजिटल जो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है, राइट, केंद्रीय बैंक की जो डिजिटल मुद्रा है, वो जितनी भी डिजिटल मुद्राएं हैं, जितनी भी आपकी डिजिटल मुद्राएं होती हैं, वो CBDC के माध्यम से वो विनियंत्रित की जाती हैं। CBDC जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये RBI द्वारा ही एक प्रकार का स्थापित होती है, भारत सरकार इस पर काम करती है, ठीक है। चलो, तो RBI द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो यही क्या करती है, जितनी भी बैंक जो डिजिटल मुद्राएं होती हैं उनको क्या करती है, लॉन्च करती है, राइट। तो अब जैसे बात ये आती है कि जैसे ये मुद्राएं हैं, राइट, ये मुद्राएं हैं, ये मुद्रा जो है CBDC जैसे लॉन्च कर सकती है, ठीक है, और करती भी है। लेकिन आप जानते हो इसको NPCI द्वारा भी लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये किसी प्रकार का पैसा ऐसा नहीं लेती है NPCI, नॉन प्रॉफिट है। ये जन सेवा या लोगों को हित के लिए, हितधारकों के लिए ये काम करती है NPCI। जबकि CBDC है वो हर प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, उसको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। जबकि NPCI है वो भी डिजिटल मुद्रा को नियंत्रण करती है। लेकिन डिजिटल मुद्रा में आप जानते हो बहुत सारी मुद्राएं भी आ जाती हैं। क्या NPCI क्रिप्टो करेंसी करती है? क्या नहीं करती, जबकि CBDC करती है, समझ रहे हो। तो क्रिप्टो करेंसी आप जानते हो वो भी तो एक आपकी आभासी मुद्रा है, वो भी एक डिजिटल मुद्रा है, समझे। जैसे अन्य मुद्राएं आपको मैंने बताया अभी, जैसे RTGS है, NEFT है, तो ये भी क्या है, एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल साधन है लेन देन के। तो वो किसके द्वारा होंगे, तो RBI द्वारा होंगे। तो RBI के जो है वो CBDC है, उसके तहत होते हैं। जबकि आप जानते हो जैसे UPI है, IMPS है, तो ये भी आप जानते हो क्या डिजिटल मुद्रा है। तो ये डिजिटल मुद्रा NPCI के माध्यम से होते हैं, समझ रहे। तो सभी डिजिटल मुद्राएं NPCI के माध्यम से नहीं होते हैं, जबकि सभी डिजिटल मुद्राएं CBDC के माध्यम से जरूर होती है, समझ रहे हो। तो ये आपके माइंड में फैक्ट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं UPI की। तो UPI जानते हो क्या होता है कि इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो नो योर कस्टमर, अपना जो भी है अपनी पूरी KYC भरनी पड़ती है, इसके बाद आप पेमेंट करते हो। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो गूगल पे है तो गूगल पे से होता है, फ़ोन पे, पेटीएम है, इससे भी आप कर लेते हो, राइट। लेकिन बात ये आती है कि पहले ऐसे होता था कि जैसे आपका अगर किसी कोई नंबर है वो पेटीएम है, पेटीएम में रजिस्टर्ड है, राइट। तो आप फ़ोन पे में अगर आप पे करते थे तो वो हो नहीं पाता था, ठीक है, वो अब हो नहीं पाता। लेकिन आप देखते हो ना, तो अब तो हो जाता है, समझ रहे हो, अब हो जाता है। पहले पहले ऐसा नहीं हो पाता था। जैसे पेटीएम से अगर आप फ़ोन पे में करते हो ना, जैसे पेटीएम में अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, कोई नंबर है XYZ, ठीक है, तो अगर फ़ोन पे में कोई नंबर है, अगर आप इसके पेमेंट करना चाहते हो ना, तो पहले ही पेमेंट नहीं हो पाता था। तो फिर इसकी व्यवस्था करने के लिए फिर एक एप्लीकेशन आया था, वो आया था भीम। तो भीम एप्लीकेशन आया था। तो भीम जो था एक्चुअली में आप जानते हो कि जितने भी आपका पेटीएम हो, फ़ोन पे हो या गूगल पे हो, UPI कोई भी हो, राइट, ये भी है UPI आधारित ही है। क्योंकि ये जो एक्चुअली में अगर देखो जाए तो ये सार्वजनिक जितने भी खाते होते हैं सभी में ये पेमेंट कर सकता है। भीम भीम जो एप्लीकेशन है ये सार्वजनिक पेमेंट कर सकता है। तो इसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, राइट, इस सुविधा को बढ़ाने के लिए, इस सुविधा को इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं इधर। तो इसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए एक भीम आया था। और भीम जो है भारत, इसको लिख सकते हैं भारत इंटरफेस मनी, को बोल सकते हैं भारत इंटरफेस मनी। इसके माध्यम से समझना, इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो सुविधाएं यहाँ नहीं हो पाती थी, जैसे पेटीएम से फ़ोन पे में पैसा नहीं जा पाता था या गूगल पे से पेटीएम में नहीं पैसा जा पाता था, तो ये एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, राइट। तो इस सुविधा को मैनेज करने के लिए और बिल्कुल फ्लो करने के लिए फिर एक एप्लीकेशन आया भीम। तो भीम के माध्यम से आप जानते हो, चाहे वो पेटीएम से फ़ोन पे हो, फ़ोन पे से पेटीएम हो, या आप गूगल पे या फ़ोन पे या आप किसी भी पे में आप कर सकते हो भीम से। तो ये एक प्रकार से सार्वजनिक खाता को रेगुलेट करने के लिए भीम एप्लीकेशन आया था, समझ रहे। तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही
ठीक है, और इसको भी लॉन्च किसने किया था? एनपीसीआई ने ही किया था, भीम एप्लीकेशन। चलो, तो इतना समझ में आया। तो ये भी यूपीआई आधारित ही है, ठीक है, ये भी यूपीआई आधारित ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पर है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप जानते हो कि आप जितने भी ये पेमेंट हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इसमें सभी में आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। तो अब आप देखते हो कि पेटीएम से फ़ोन पे में भी हो जाता है, फ़ोन पे से पेटीएम में भी हो जाता है। तो इसमें आप जानते हो कि क्या है कि इस व्यवस्था को मैनेज कर दिया गया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब सब हो जाता है। आपने देखा हो, कराना कभी भी जा करके तो उनसे बोलना कि मुझे पेटीएम से फ़ोन पे में पैसे कर दीजिए, 100 रुपये कर दो, तो आप नंबर बताना, वो पेटीएम में आपका नंबर डालेगा और वो फ़ोन पे में पैसा आ जाएगा, ठीक है। आप फ़ोन से पेटीएम में भी कर सकते। तो अब ये व्यवस्था फिर सब कुछ हो गई, ठीक। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया है। इसका खर्चा लिखना है तो इसका भी लिख लो, 5 से 15 रुपए है, और 1 करोड़ तक इसमें भी आप कर सकते हो, 1 करोड़ तक आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन फिर आप जानते हो इसके लिए तो फिर आपके पास आरटीजीएस की व्यवस्था होनी चाहिए, तो आरटीजीएस के माध्यम से आप कराइए, बेहतर रहता है। चलो, जैसे और भी अगर इसमें समझना हो आपको गहराई से, तो आप जानते हो जो यूपीआई है या आपके जितने भी ये खाते होते हैं, तो आप जानते हो जैसे यूपीआई है आप ले लो, तो ये भी बैंक से लिंक होते हैं, राइट। ये बैंक से क्या होते हैं? लिंक होते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि यूपीआई से, जैसे जैसे आप यूपीआई के माध्यम से क्या करते हो, किसी बैंक में पैसे भेजते हो, राइट। यूपीआई के माध्यम से किसी बैंक में पैसे भेजते हो, तो फिर आप जानते हो उस बैंक में जो पैसा आपने भेजा है, तो वो बैंक क्या कर सकती है? वो आपको ब्याज भी दे सकती है, या ब्याज दे सकती है या देती है, आप ऐसे लिख सकते हो। हम कह सकते हैं कि अगर यूपीआई के माध्यम से अगर आप किसी बैंक में पैसा भेजते हो, राइट, तो फिर बैंक क्या है, उस समान तरीके से जैसे आप लेन देन करते हो ना, आप जाते हो बैंक के पास, जाते हो वहाँ पे रुपए जमा करते हो, तो उस पर बैंक क्या है, आपको ब्याज देती है, जितना परसेंटेज है उस हिसाब से, उसके अलग अलग खाते होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देती है। तो उसी आधार पे आप जानते हो यूपीआई के माध्यम से भी अगर आप किसी बैंक में पेमेंट करते हो, तो फिर उस पर जो रुपए जो बैंक देगी, ठीक है, वो ब्याज उस पर भी देती है, समझ रहे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। चलिए, हम्म अब बात हम करते हैं, ये तो यूपीआई की बात आई। अब सरकार ने यूपीआई 2 भी लॉन्च किया है, यूपीआई 2। तो यूपीआई जो 2 है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है, यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन करते थे, बैंक लिंकिंग है, इसे भी करते थे, तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं थी, जैसे कि जैसे ओवरड्राफ्ट है, ये सुविधा नहीं थी यूपीआई में। ये जो यूपीआई जो फर्स्ट था, इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं थी। दूसरी सुविधा जैसे कैश ऑन डिलीवरी, ये भी सुविधा नहीं थी। लेकिन यूपीआई जो 2 है, इसमें 2 सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। पहली सुविधा, जैसे अगर आपके बैंक में खाता, अगर आपका बैंक में किसी में अकाउंट है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक, तो आप यूपीआई के माध्यम से ओवर ड्राफ्टिंग करा सकते हो। क्या करा सकते हो? ओवर ड्राफ्टिंग। तो ये व्यवस्था इसमें कर दी गई। एक तो ओवर ड्राफ्टिंग की गई, यानी कि मान लो आपके पास में पैसा नहीं है, राइट, तो आप यूपीआई के माध्यम से अगर आप ओवर ड्राफ्ट लेना चाहते हो, तो आपको ओवर ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। तो एक सुविधा तो यूपीआई 2 में ये दे दी गई। दूसरी आपको ये दी गई है कैश ऑन डिलीवरी की। तो कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, ठीक है, सीओडी की व्यवस्था भी इसके तहत कर दी गई। और ये जो पहले व्यवस्थाएं थी ना, ये दोनों, ये यूपीआई इसमें नहीं थी, राइट, ये इसमें नहीं थी। लेकिन इसको बाद में यूपीआई 2 जो था, इसे बाद में लॉन्च किया गया, और इसके माध्यम से व्यवस्था कर दी गई कि अब यूपीआई 2 के तहत अकाउंट में अगर पैसा नहीं है, फिर भी आप ओवर ड्राफ्टिंग की सुविधा ले सकते हो, राइट। साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा मिल सकती है। चलिए, तो ये व्यवस्था इसमें यूपीआई 2 में हो गई है। अगर आप और भी अगर जैसे समझना चाहो, तो जैसे आपने क्यूआर कोड है, तो आप इसके विषय में थोड़ा समझ लो। जैसे क्यूआर कोड है तो क्विक रिस्पांस कोड होता है,
ठीक है। अगर जैसे आप जानते हो जैसे फ़ोन पे है, तो अगर आप उस कोड को स्कैन करना चाहते हो तो फ़ोन पे से ही कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि क्यूआर कोड आपका फ़ोन पे का है और आप पेटीएम का आप एप्लीकेशन गए और उसको स्कैन करने लगे तो ये स्कैन नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो जो भी एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन का आपके पास, सामने वाले के पास क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर उसके पास क्यूआर कोड उसका नहीं है तो आप कभी भी स्कैन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, इसके अंतर्गत है। तो ये सुविधाओं को और विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फिर सरकार ने क्या काम किया कि एक भारत कोड लॉन्च किया, राइट। भारत कोड फिर सरकार ने लॉन्च किया, और ये भारत कोड जो था, ये भारत कोड जो था, आप किसी भी एप्लीकेशन से लॉन्च करो, समझना। किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो पेटीएम का हो, चाहे वो फ़ोन पे का हो, चाहे वो गूगल पे हो, किसी से भी आप स्कैन करते हो तो इस भारत कोड को स्कैन कर सकते हो, इस भारत कोड को स्कैन कर सकते हो किसी भी थर्ड एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी के माध्यम से अगर आप भारत कोड को स्कैन करते हो तो हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहो कि फ़ोन पे का फ़ोन पे का जो फ़ोन पे से आप स्कैन करना चाहते हो पेटीएम का कोड को, तो स्कैन नहीं होता था। तो इसलिए भारत कोड लॉन्च किया गया। भारत कोड कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, सभी से ये स्कैन हो जाता है। चलिए, तो पेमेंट की सुविधा को बढ़ाना देने के लिए, वित्तीय विकास बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारी ये व्यवस्थाएं की हैं। चलो, अब हम बात करते हैं अब बात हम करते हैं कि ये जो यूपीआई है, ये यूपीआई है, ये पहले अगर आप देखा जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, राइट। राष्ट्रीय स्तर पे के लिए सुविधाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में देखोगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बढ़ावा दिया गया है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हो जैसे यूपीआई है, तो यूपीआई में आप जानते हो क्या होता है, ये एनपीसीआई की क्या है, एक व्यवस्था है, राइट। यूपीआई क्या है, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च है। लेकिन एनपीसीआई के साथ साथ एक इसकी एक बैंक एक अगर आप देखोगे तो इसकी एक सहायक कंपनी है, इसकी भी एक सहायक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है एनआईपीएल, राइट। उसकी एक कंपनी है एनआईपीएल। तो एनआईपीएल देखोगे ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे लेन देन होता है ना यूपीआई के माध्यम से, तो उसमें जो काम करती है वो एनआईपीएल करती है, ठीक, एनआईपीएल करती है। तो ये एनपीसीएल की एक सहायक कंपनी है एनआईपीएल, राइट। तो इसी के माध्यम से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आप जानते हो अभी बात उस पर चल रही थी, सिंगापुर का जो पेनाउ है, पेनो है, क्या है सिंगापुर का, आप देखोगे ना तो जो वहाँ का पेनाउ है सिंगापुर का, उससे इसको यूपीआई को कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी कि आप यूपीआई के माध्यम से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर लेन देन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वहाँ का जैसे सिंगापुर का क्या है, जैसे भारत में यूपीआई चलता है तो उसी प्रकार सिंगापुर में पेनाउ चलता है, तो वहाँ से लेन देन जैसे करना है तो हो जाएगा। तो ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई। लेकिन आप जानते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाएं हैं। अगर आप बोलोगे कि ये वैसा ट्रांजेक्शन लेन देन हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उस देशों की अलग अलग अपनी 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 अलग अलग क्या है, वहाँ की फेट मनी है, अपनी अपनी वहाँ की वैधानिक मुद्राएं हैं। तो आप उन चीज़ों को हम शामिल नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन डिजिटल पेमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हम यूपीआई को अन्य देश के, जैसे वहाँ की जिस प्रकार से डिजिटल पेमेंट हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के वहाँ जिस देश में डिजिटल पेमेंट के साधन है और भारत का जो डिजिटल पेमेंट का साधन है उसके साथ हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपीआई को बढ़ावा दिया गया है, राइट। चलो, तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ देखोगे तो जैसे रुपे कार्ड योजना है, तो रुपे कार्ड योजना सरकार ने जो चलाई है, रुपे, एक मिनट, रुपे कार्ड योजना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। जैसे बहुत सारे देश ऐसे भूटान, नेपाल और अन्य भी, जैसे आप देखोगे तो उन देशों में जो रुपे कार्ड योजना है इसके तहत लेन देन हो जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड योजना है, के माध्यम से भी लेन देन होता है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके अंतर्गत आप जानते हो जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, राइट। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो इसी के माध्यम से क्या करते हैं, रुपए कार्ड से
जो योजना है इसी के तहत डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर लेते हैं जी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक डिजिटलीकरण है, यानी कि अपना जो डिजिटल पेमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिजिटल व्यवस्था है उसको किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, ताकि डिजिटल पेमेंट हो, डिजिटल व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आसान किया जा सके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसके बाद आप जानते हो सरकार ने और भी, जैसे पहले पहले आप जानते हो जो यूपीआई का जो आधार था, राइट, पहले जो यूपीआई का आधार था उसको पहले आप जानते हो जो एंड्रॉयड थे, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से ही आप कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये जो छोटे फ़ोन है कीपैड, ये जो कीपैड के फ़ोन है इसमें भी यूपीआई बेस के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो, राइट, कीपैड के माध्यम से। तो वैसे होता क्या है यूपीआई में, आप जानते हो, क्योंकि यूपीआई जो होता है वो कनेक्ट होता है बैंकिंग से, राइट, और बैंकिंग से कनेक्ट होता है तो हर बैंक का अपना अपना एक यूएसएसडी कोड होता है। हर बैंक का अपना अपना एक यूएसएसडी कोड होता है। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो इसका अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सिस्टम सप्लीमेंट्री सेटलमेंट कोड, ठीक है। तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री एक आपका सेटलमेंट कोड होता है। तो ये जब आप फ़ोन में यूएसडी कोड डालते हो, जैसे हच करके कुछ अन करके डालते हो ना, तो ये हर बैंक का अपना अपना यूएसडी कोड होता है, उसकी एक पहचान होती है। ये बैंक की सॉरी, ये क्या है, यूएसडी कोड होता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या है, एक एसएसडी कोड होता है जिसके माध्यम से आप जानते हो क्या करते हैं, कीपैड जो होते हैं उसके माध्यम से डालते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से यूएसडी कोड डालते हैं। तो उससे कोड से क्या होता है कि आप जो बैंकें कनेक्ट होती हैं यूपीआई से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप पेमेंट कर सकते हो। आपने आईएफएससी ये भी सुना होगा। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो बैंकिंग की अपनी अपनी एक पहचान होती है। तो उस पहचान के लिए जैसे इंडियन फाइनेंशियल जो अपना एक कोड होता है उनका, फाइनेंशियल सिस्टम कोड, राइट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है। तो जो भी बैंक जिस जिस करेक्टर से वो स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसी से स्टार्ट हो जाए। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई 0195 टेक्स ऐसे करके जो होता है ना, वो होता है आईएफएससी कोड। तो वो उसका अपना अपना एक बैंक का अलग अलग पहचान होती है। तो लॉन्च होती है तो वो अपनी बैंकिंग अपने आधार पर वो लॉन्च करती हैं। लेकिन ये लॉन्च तब होता है ना, तो इस पर आरबीआई की अपने एक सिग्नेचर रहते हैं, आरबीआई का इसको प्रमाणित करती है तभी होगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई बैंक अपने आधार पर ही कर ले। लेकिन हाँ, बैंक अपना डिसाइड कर सकती है, लेकिन लॉन्च उसको आरबीआई सिग्नेचर के माध्यम से ही करेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो यूएसडी कोड भी समझ में आ गया है। तो यूएसडी कोड जो एक्चुअली हम देखा हो, जो मोबाइल में डालते हैं हच करके 123 फिर आप स्टार हच इस प्रकार से डालते हैं ना, तो यही यूएसडी कोड होता है। इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, आप कीपैड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सुविधा कर दी गई है वर्तमान में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको बैंकिंग मनी के अंतर्गत समझ में आ गया। तो बैंकिंग मनी में क्या क्या होता है, तो पहले बात, ट्रांजेक्शन जैसे जब करते हैं तो बैंक क्या करती है, तो उसमें मैंने आपको बताया पेपर करेंसी है, उसके माध्यम से भी सरकार जो बैंकिंग मनी है वो भी लेन देन करती है, राइट। दूसरी बात आती है चेक, प्लास्टिक मनी के माध्यम से भी करती है। तीसरी बात डिजिटल मनी है, के माध्यम से भी करती है, डिजिटल मुद्रा के तहत भी करती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में अगर देखोगे तो आपकी एक प्रकार की आभासी मुद्राएं ही होती हैं। क्योंकि ये आपको देखोगे ना, तो ये जो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो ये डिजिटल जो मुद्राएं हैं इनको जो जो कह सकते हैं नेटवर्क जो प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से नियंत्रित किया जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक आभासी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। आभासी मुद्राएं का मतलब है कि अदृश्य होती हैं, ये दिखाई नहीं पड़ती हैं,
समझ रहे। चलो, तो आभासी मुद्रा के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी ले सकते हो, तो क्रिप्टो करेंसी भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है वो एक क्रिप्टोग्राफी द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसको हम आगे क्रिप्टो करेंसी ही पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आपको डिटेल से समझा देंगे, राइट। लेकिन सरकार ने अभी देखा वो डिजिटल रुपया भी चलाया है, तो डिजिटल रुपया भी आप देखोगे ना तो ये फिजिकली रूप से भी हो जाता है, कोड और क्यूआर कोड के माध्यम से भी किया जाता है। तो ये भी बैंक ये भी क्या है, आरबीआई द्वारा ही तो है। डिजिटल रुपया है वो भी आरबीआई द्वारा किया गया है। तो डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी 1 दिसंबर 2022 को जो रेगुलेट किया है, उसको लागू किया है। वो क्या किया है, डिजिटल रुपया, उसको मैंने कल डिटेल से समझा दिया था। अगर और भी अगर जैसे समझना है तो आप जानते हो कि उसको खुदरा विक्रेता भी ले सकते हैं और थोक विक्रेता वो भी कर सकते हैं, व्यवसाय क्षेत्र में भी उस प्रयोग हो सकता है। लेकिन अभी कुछ विशेष जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं उसमें उसको लॉन्च किया गया, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु हैं, ऐसे में उनको लॉन्च कर दिया गया है, सभी में नहीं है। लेकिन आप जानते हो वो भी एक वैधानिक रूप में है, राइट, वो भी एक वैधानिक रूप में है। क्यों, उसमें जो भी लेन देन आप करोगे, जैसे जो टोकन है, डिजिटल टोकन है, उसके माध्यम से जब लेन देन करते हो ना, तो उसको फिर जो व्यक्ति को आप लेन देन करोगे तो वो मना नहीं करेगा, वो क्यों, ठीक है। तो वो भी एक वैधानिकता उसको भी दे दी गई है। वो एक प्रकार से जैसे डिजिटल करेंसी, सॉरी, जो आपकी पेपर करेंसी है उसी के तहत उसको भी लॉन्च किया गया है। चलिए, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको और डिटेल से समझा देंगे, तो आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ये।